देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस हेलो ओके, अच्छा देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेबर कॉस्टिंग, ठीक है। लेबर कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग जो है एक टेक्निक होता है जिससे हम लोग किसी चीज का कॉस्ट यानी कि जिसको बोलते हैं लागत वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किस चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे? लिखा हुआ है लेबर, तो ऑब्वियसली लेबर का ही कॉस्ट हमें कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये लेबर कॉस्ट जो है ये कैलकुलेट करने का क्यों जरूरत है और लेबर हमें कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है? तो देखो जैसे कोई भी हम लोग फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स मतलब कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, एज ए मैन्युफैक्चरर सोचो, ठीक है। मैन्युफैक्चरर भी सोच सकते हैं, ट्रेडर जो मतलब जो ट्रेड करते हैं उनको भी लेबर का जरूरत होता है। तो एक बार एज अ मैन्युफैक्चरर सोचो कि अगर कोई फिनिश गुड्स बना रहा है तो उसे क्या क्या चाहिए? उसे पहले तो चाहिए रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल चाहिए। अब सिर्फ रॉ मटेरियल से थोड़ी ना काम होगा। रॉ मटेरियल को हम लोगों ने सही तरीके से खरीद लिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? लेबर चाहिएगा, ठीक है। विदाउट लेबर हम लोग कभी भी अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में अगर ट्रांसफर करना है हमें लेबर का जरूरत होगा, ठीक है। हाँ, उसके साथ साथ हमें मशीन का भी जरूरत होगा, लेबर का भी जरूरत होगा एज वेल एज मशीन, ठीक है। मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग से तो आज के डेट पे काम नहीं होता है, ठीक है। आज के डेट पे तो हम लोग मशीन्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन मशीन्स अपने आप तो नहीं चलेगा ना, मशीन को ऑपरेट करना है उसे, मतलब मशीन से रिलेटेड काम करने के लिए भी तो हमें एक ह्यूमन बीइंग का जरूरत है, ठीक है। तो जो होता है लेबर। तो अगर हमें अपना रॉ मटेरियल को, सीधा सा बात है, रॉ मटेरियल को अगर हमें फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करके देना है, ठीक है, मतलब करना है, तो हमें क्या क्या जरूरत होगा? लेबर का भी जरूरत होगा एज वेल एज हमें मशीन का भी जरूरत होगा, ठीक है। मशीन्स का भी जरूरत होगा। अच्छा, अब इसके अलावा क्या लेबर और कहाँ कहाँ जरूरत होगा, मतलब लेबर कितना इंपॉर्टेंट है वो देखो। अगर हम लोग फैक्ट्री में जो भी मशीन्स वगैरह रख रहे हैं या फैक्ट्री को मेंटेन करना है, फैक्ट्री में जो भी चीज रहता है, जैसे कि फैक्ट्री में मेनली प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो फैक्ट्री को अगर मेंटेन करना है तो वहां भी हमें लेबर चाहिए, फैक्ट्री मेंटेनेंस। फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? लेबर चाहिए। अच्छा, और कहाँ लेबर चाहिए होगा? फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन अगर संभालना है तो भी हमें लेबर का जरूरत होता है। फैक्ट्री का अगर एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है तो भी हमें किस चीज का जरूरत होगा? लेबर का जरूरत होगा, ठीक है। और लेबर को ना हम लोग और एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लाइक वर्क फोर्स, ठीक है, वर्क फोर्स। वर्कफोर्स का जरूरत होता है फैक्ट्री में। जैसे फिनिश गुड्स बनाना तो एंड वर्क हो गया, ठीक है। अब फैक्ट्री को मेंटेन करना है, फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, सभी जगह पे हमें लेबर का जरूरत है, ठीक है। तो लेबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई तो फ्री में काम नहीं करेगा। हम लोग बोल रहे हैं कि लेबर कहाँ कहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट हम एक इंट्रो दे रहे हैं, ठीक है। तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, लिखोगे तो अच्छा है। तुम लोग जब अपना कॉपी चेक करोगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ा था, ठीक है। ये कोई थ्योरी नहीं लिखवा रहे हम, ठीक है, ये नॉर्मल कंसेप्ट है। तो लेबर देखो, हम लोग देख रहे हैं कि लेबर का मैम इंपॉर्टेंस। हाँ बोलो। ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का मतलब तो ऑफिशियल वर्क होता है ना, तो लेबर कैसे ऑफिशियल वर्क के साथ रिलेटेड है? बिकॉज कॉस्टिंग में लेबर का मतलब स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड सभी का होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ मीन्स पर देखो, लेबर का मतलब वो जो हम लोग समझते हैं लेबर क्लास, मजदूर, वो नहीं, मतलब जो ऑफिस में ऑफिशियल वर्क कर रहा है, जैसे कि क्लरिकल पोस्ट, ये सब उनको भी लेबर की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं? जी हाँ, कॉस्ट में हर वर्क फोर्स को लेबर बोला जाता है, इसलिए मैंने वर्ड वर्क फोर्स यूज किया, ठीक है। अच्छा अच्छा।
तो ये वाला भी लिखवा देंगे। देखो तो ये पॉइंट भी सही है, हमारे दिमाग में ये आता है कि लेबर का मतलब जो मजदूरी करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेबर का मतलब कॉस्ट में लेबर का मतलब वर्क फोर्स होता है, ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग रिलेटेड काम। अब वो ह्यूमन बीइंग कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, अब अपने अपने स्किल के हिसाब से कोई स्किल्ड वर्क करता है, कोई सेमी स्किल्ड, कोई अनस्किल्ड, ठीक है, फिर भी कॉस्टिंग में हर एक मतलब हर एक वर्क फोर्स से जो काम होता है उसे लेबर ही बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पर देखो फैक्ट्री मेंटेनेंस, फैक्ट्री का जैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले स्किल्ड होंगे, ठीक है, मेंटेनेंस वाले सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, हर एक कैटेगरी, अब डिपेंड करता है कौन से लेवल पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी लेबर ही बोला जाता है। तो अगर हमारे फैक्ट्री प्रीमाइसेस में जो भी पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एवरी पर्सन को हम लोग लेबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एवरी पर्सन, every person who is working in the factory premises is called labor, whether it is whether in factory, sorry, whether in production department, whether in production डिपार्टमेंट मतलब जहां पर मेनली प्रोडक्शन रिलेटेड काम होता है, यहां पर काम करें, या फिर गुड मॉर्निंग ऋषभ। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो वेदर इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्लीनिंग और क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई हम डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे, ये जो दिमाग में हमारे क्वेरीज आता है ना उसका आंसर मिल जाएगा, इसीलिए हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। मेंटेनेंस, ठीक है, या फिर सेलिंग डिपार्टमेंट में जो भी काम करते हैं, ठीक है, सेलिंग डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, या फिर मान लो यहाँ पर जैसे फैक्ट्री तो मैंने लिखवाया ही, ठीक है, एवरी पर्सन जो फैक्ट्री में काम करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या फिर मतलब फैक्ट्री में जो क्लीनिंग मेंटेनेंस का काम होता है, या फिर सेलिंग डिपार्टमेंट में भी जो काम करते हैं ना, उन सारे वर्कर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेबर बोल सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला, अगर लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर है तो तुम लोग अपने हिसाब से सेट कर लेना, कोई डेफिनेशन मैंने ये नहीं लिखवाया, मैंने जस्ट समझाया है कि एक्चुअली कॉस्टिंग में लेबर का मतलब होता है, लेबर का मतलब चाहे वो स्किल्ड हो तो भी लेबर, ठीक है, अगर वो अनस्किल्ड है तो भी लेबर, और अगर वो सेमी स्किल्ड काम कर रहे हैं तो भी वो लेबर ही कहलाते हैं। एक्चुअली लेबर का मतलब यहाँ पर वर्कफोर्स होता है, ठीक है, यहाँ पर लेबर का मतलब सिर्फ मजदूर का बात नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट एक इंट्रो लिया कि लेबर कॉस्टिंग हम लोग क्यों पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहला बात है कि लेबर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, वहां पर हर जगह हमें लेबर फोर्स का जरूरत होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे मैंने मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल लिया, तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें लेबर का जरूरत होता है। तो ऐसा बात नहीं है कि लेबर का जरूरत सिर्फ और सिर्फ जो है फैक्ट्री में मशीन चलाने के लिए है, ऐसा नहीं होता है। फैक्ट्री में जो भी मशीन्स लगे हुए उसे मेंटेन करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। क्लीनिंग के लिए भी हम लोग जो है लेबर अपॉइंट करते हैं जो कि मतलब अनस्किल्ड होते हैं, ठीक है। हम लोग सेलिंग डिपार्टमेंट में भी जिन लोगों को रखते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर लेबर बोलेंगे, ठीक है। तो देखो रॉ मटेरियल जैसे गोडाउन या स्टोर से हम लोग फैक्ट्री तक ले जाते हैं, वहां भी हमें लेबर का जरूरत होता है। वहां पर जब हम लोग कुछ भी एक प्रोसेस फॉलो करके उसे फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करते हैं, वहां भी हमें लेबर का जरूरत होता है, ठीक है। तो लेबर का जरूरत हमें हर जगह पे होता है। ये हमें पता चल गया कि लेबर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाना चाहते तभी तो खरीदे हैं, रखने के लिए थोड़ी ना खरीदा गया है। तो रॉ मटेरियल से अगर फिनिश गुड्स का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो लेबर एक इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब लेबर क्या है, एक ह्यूमन बीइंग होता है। तो कोई पर्सन क्या सिर्फ और सिर्फ फ्री में काम करेगा, नहीं, ठीक है।
मतलब उनको भी तो इन रिटर्न कुछ चाहिए, वो आएंगे अपना टाइम डिवोट करेंगे, अपने स्किल के हिसाब से काम करेंगे। देखो हम लोग बोलते हैं स्किल्ड मतलब जिनको पढ़ाई लिखाई आता है, वो तो मतलब एक मतलब डेफिनेशन है, बोला जाता है, बोलते हैं हम लोग, तुम लोग को भी बोलना पड़ेगा। लेकिन देखो ना, जिनको मतलब अलग तरीके का काम आता है, जिसको हम लोग अनस्किल्ड बोलते हैं, उनको वो आता है तभी तो हमें बेनिफिट मिलता है। अगर उनको वो नहीं आता तो फिर ऐसा थोड़ी ना है कि हमें सिर्फ स्किल्ड लोगों से ही काम करवाना है, हमें अनस्किल्ड वाला काम भी तो करवाना पड़ता है। अगर उनको उस तरीके का स्किल नहीं आता तो फिर हमारा काम भी नहीं होता। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने ऐसे ही बोला, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अनस्किल्ड कुछ होता है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखो पढ़ाई के लिए तो हमें अनस्किल्ड उनको बोलना ही पड़ता है, वो बात अलग है, क्योंकि हम लोग अनस्किल्ड मतलब एक्चुअली उनका जो है लिटरेसी के साथ हम लोग इसका कंपैरिजन करें, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इतना ही याद रखेंगे कि कॉस्टिंग में लेबर का मतलब हर तरीके के लेबर का बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखो, कोई तो फ्री में काम नहीं करेगा, तो इनको हम लोग को क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा मतलब क्या देना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, यहाँ पर लेबर को जो हम लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो लेबर को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देना पड़ेगा। तो क्या पेमेंट करेंगे, तो लेबर को हम लोग क्या पेमेंट कर सकते हैं, लेबर को हम लोग पेमेंट कर सकते हैं वेजेस। ठीक है, वेजेस नाम होता है इसका। अब देखो, अब जैसे ही अनस्किल्ड को देंगे उसका नाम वेजेस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे स्किल्ड वाले को देंगे उनका नाम हो जाएगा सैलरी। ठीक है, जैसे मान लो कोई सुपरवाइजर को दे रहे हैं, कोई अकाउंटेंट को कुछ दे रहे हैं, तो फिर उनका उसका नाम हो जाएगा सैलरी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम लोग लेबर को दे सकते हैं बोनस। ठीक है, बोनस दिया जाता है। ठीक है, और क्या दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, और क्या दिया जाता है, ओवर टाइम काम करने पे ओवर टाइम पेमेंट दिया जाता है। अभी हम लोग ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। हाँ बोलो। डीए डीए है, डीओ दिया जाए, डियरनेस अलाउंस, डीए अलाउंस। ठीक है, तो ये अलग 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 यूज किया कि हम लोग लेबर को एक्चुअली क्या देंगे ताकि वो हमारे लिए काम करते। तो नॉर्मली ये दो चीज होता है, इसके अलावा ये एडिशनल होता है। ठीक है, जैसे बोनस दिया जाता है, मोटा मोटी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ही दिया जाता है ये सब, बोनस, इंसेंटिव, ओवर टाइम काम करने से उसका पेमेंट, डियरनेस अलाउंस, ये सब भी दिया जाता है। लेकिन रेगुलर मतलब नॉर्मल बेसिस पे जो मिलता है उसका नाम होता है वेजेस और सैलरी। ठीक है, जब कोई अनस्किल्ड होता है तो वेजेस, और जो कोई स्किल्ड होता है तो हम लोग उनको बोलते हैं सैलरी। ठीक है, तो पेमेंट जो है, हम लोग पेमेंट का भी ना दो तरीका हो सकता है, इन कैश भी हो सकता है, ठीक है, इन काइंड भी हो सकता है। तो कैश मतलब देखो ये सब कैश में ही दिया जाता है, वेजेस मतलब उसके लिए पैसा दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो करेंसी हमारे देश में चलता है, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, ओवर टाइम, डीए। अच्छा काइंड में जो होता है उसका नाम बता सकते हो, तुम लोग टैक्स में कभी ना कभी पढ़े होगे, काइंड में जो दिया जाता है उसका नाम क्या होता है। ये तो सब कैश का मैंने एग्जाम्पल दिया, काइंड में जो दिया जाता है। हाँ बोलो। করে বা শেয়ার পারকুইজিট, হ্যাঁ বলো বলো কি বলছিলে। তো ম্যাম লেবারদের অনেক সময় মানে প্রফিটের শেয়ার দেয়, তারপরে কয়েকটা শেয়ারও ইস্যু করে দেয় ওদের মানে হ্যাঁ কাজ। ওটা তো ইসব, ওটা তো ইসব এমপ্লয়ি স্টক অপশন, হ্যাঁ ওটাও হয়। কিন্তু এটা হচ্ছে রেগুলার বেসিসের কথা হচ্ছে, ওগুলো তো কোম্পানি চাইলে দেয়, না হলে নাও দেয়, কিন্তু একটা নর্মাল, ওগুলো নর্মাল বেসিসে হয় না। কোনো কোম্পানি এইসব ইস্যু করবে কি করবে না সেটা কিন্তু কোম্পানি মানে পুরো নিজেরই ম্যাটার ওটা। হ্যাঁ ওটাও ইন কাইন্ড বলতে পারো, কি শেয়ার দিতে পারো, কিন্তু মানে এটার নামটা কি হয় যদি আমরা इन काइंड, যেমন जैसे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग एम्प्लॉय को क्या दे सकते हैं बोलो, परक्विजिट मतलब क्या होता है, किस तरीके का फैसिलिटी देना। कार फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, हाँ गार्डनर, स्वीपर, कुक, हाँ, देन इस तरीके के, कैशमैन। हाँ इस तरीके के जो फैसिलिटी होते हैं उन्हें परक्विजिट बोला जाता है। गुड मॉर्निंग तो था। मॉर्निंग मैम। अच्छा तो देखो हम लोग इन काइंड में जो देते हैं ना उसे बोलते हैं परक्विजिट। ठीक है, परक्विजिट बोलते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैश और काइंड में लेबर को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब पेमेंट तो करेंगे, और पेमेंट करने से हमारा एक कॉस्ट होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग शांता। गुड मॉर्निंग।
तो देखो हम लोग लेबर को जो पेमेंट करते हैं वो कैश में भी कर सकते हैं, काइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करता है कि वो लोग क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे, परक्विजिट देना ही ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। वेजेस सैलरी तो देना पड़ेगा, इसके अलावा हम लोग क्या दे रहे हैं वो कंडीशन वाइज वेरी करता है, ठीक है। अच्छा अब देखो लेबर को जैसे ही पेमेंट करेंगे तो वहां पर क्या इंक्लूड होके आएगा, मतलब वहां पर क्या कैलकुलेट होके आएगा, लेबर का कॉस्ट। मतलब हम लोगों ने पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉस्ट इनकट हो गया, ठीक है। फिनिश गुड्स को बना रहे तो उस पर कॉस्ट इनकट हो गया जिसका नाम हो गया लेबर कॉस्ट, ठीक है। अब हर कॉस्टिंग सीखने का सबसे जरूरी जो भी चीज ने कुछ दिया भी होगा, हर एक चीज से तुम लोग देख सकते हो। अगर तुम लोग मतलब पढ़ रहे हो तो तुम लोग टाइम डिवोट कर रहे हो, ठीक है। एक जो है खर्चा भी हो रहा है, तो अब जाके कुछ मिलता है। कुछ भी चीजों के बदले अगर हमें कुछ मतलब चाहिए तो कुछ तो रिटर्न में देना पड़ेगा ना। अब जैसे लेबर कॉस्ट हमें चाहिए, लेबर हमें चाहिए तो हमें कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग का कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। मतलब अननेसेसरी खर्चा तो नहीं हो रहा है, गलत जगह पे खर्चा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारे कॉस्ट को कंट्रोल करना और एडमिनिस्टर करना ये हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए तो हम लोग कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉस्टिंग में हम लोग क्या सीखते हैं, कॉस्टिंग का जो मेन चीज ये है कि हम लोगों को कॉस्ट कंट्रोल करने आना चाहिए, रिड्यूस करने आना चाहिए। देखो कॉस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन रिड्यूस करते हुए क्वालिटी खराब नहीं करना चाहिए, ये एक पॉइंट होता है। और कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब है कि अगर रिड्यूस नहीं कर पा रहे एटलीस्ट उसे बढ़ने ना दे, कंट्रोल में रखे, तभी तो हमारा जो है मतलब प्रॉफिट वगैरह सही होगा ना। तो हमेशा कॉस्ट का ये दो टारगेट होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल या रिड्यूस दोनों में से जो पॉसिबल है, मतलब कॉस्ट को एडमिनिस्टर करना। तो हम लोगों को लेबर कॉस्ट को भी यहाँ एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब लेबर कॉस्ट को जो एडमिनिस्टर करना पड़ेगा उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो हम लोग को ये देखना चाहिए, ठीक है। हम लोग को ये देखना चाहिए कि हम लोग सही लोगों को सही काम पे लगा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर हम लोग गलत स्किल वाले लोगों को गलत काम पे लगा देते हैं तो हमारे लिए लॉस हो सकता है, ठीक है। जैसे एक पर्सन को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है और अगर हम लोग उसे कंप्यूटर वाला वर्क दे देते हैं तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है हम लोगों ने उनको कोई दूसरा काम दे दिया, ठीक है। तो जिसके पास जो मतलब जो नॉलेज है, तो इसीलिए क्या होता है लोगों को चेक किया जाता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में क्यों अपॉइंट किया जाता है। किसी के पास मार्केटिंग स्किल अच्छा होता है, किसी के पास कैलकुलेटिव स्किल अच्छा होता है, तो कोई अकाउंटेंट होता है, कोई कुछ होता है। तो स्किल के हिसाब से अगर हम लोग लोगों को काम पे लगा पाते हैं तो हमें अच्छा जो है उनसे रिटर्न मिलता है, ठीक है। और अगर हम लोग गलत लोगों को गलत जगह पे अपॉइंट करवा देते हैं तो हमारा पैसा ही बर्बाद होता है, लेकिन हमें सही काम जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो स्टेप 1 हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपॉइंट करना चाहिए परफेक्ट, ऐसे लिख देते परफेक्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, ठीक है। उनके स्किल के हिसाब से हमें उनको अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें उनसे जो है 100% आउटपुट मिलेगा। फिर हमें ये भी चेक करना चाहिए, स्टेप 1 तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोग सही लोगों को सही काम पे लगाए हैं कि नहीं, और उसके बाद हमें देखना चाहिए कि उनका एफिशिएंसी उस काम पे क्या है। लगा तो दिया हम लोगों ने एक सोच समझ के कि हाँ ये इंसान ये काम कर सकता है, फिर हमें उनको देखना भी चाहिए, ठीक है। मतलब उनपे नजर रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि वो सही से अपना काम कर पा रहे कि नहीं। एफिशिएंसी चेक करना चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, चेक एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड पे अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो ये भी देखना चाहिए कहीं हम लोग उनको कम तो नहीं पेमेंट करें। मतलब लेबर का कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं, अपना खर्चा बचाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग किसी इंसान को उसके मतलब वो जितना काम करे उसे कम पे करेंगे। तो वो एक दिन करेगा 2 दिन करेगा, उसे भी मार्केट का पता चल जाएगा, तो फिर वो क्यों करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग काम करें उनको कम पैसा दे दे। ऐसा करने से कॉस्ट कंट्रोल नहीं होता है। कैसे कंट्रोल होगा, अगर हम लोग सही पर्सन को सही काम पे लगाएंगे और उसके एफिशिएंसी के हिसाब से उनको पेमेंट करेंगे, तब जाके होता है सही तरीके से कॉस्ट को एडमिनिस्टर करना, बोलते हैं उसे कॉस्ट को कंट्रोल। पैसा कम देने से कॉस्ट कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। सही पर्सन को सही जगह पे काम पे लगाओ और उनका एफिशिएंसी चेक करके उनको पेमेंट करो, तब जाके हमारा सही आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर इस बात पे दे, जैसे मान लो यहाँ पर है मिस्टर एक्स, ठीक है, ये एक मान लो लेबर है, ठीक है। जैसे मैंने कॉस्ट में बोला कि लेबर का मतलब स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड हर कोई
होता है। बस इतना सा ही मैंने किया है और कुछ नहीं बताया अभी तक। तो अभी मैंने थोड़ा सा पहले जो भी बताया ना वो अभी यहाँ पर फिर से वही रिपीट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी बात पे तो डिस्कशन करेंगे हम लोग पूरा। तो यहाँ पर देखो, इनको मान लो सैलरी मिल रहा है 10,000 पर मंथ, ठीक है। ये जो भी काम कर रहे हैं इसके हिसाब से इनको सैलरी मिल रहा है 10,000 पर मंथ। लेकिन क्या हो रहा है, इनसे हमें जो काम मिल रहा है ना, जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, ये तो किसी काम के लिए हम लोगों ने इनको अपॉइंट किया है, तो इनसे जो भी काम का हमें आउटपुट मिल रहा है वो है एक्चुअली 8,000 सैलरी के बराबर। मतलब ये जो काम कर रहे हैं ना, इनको 8,000 देना चाहिए था, हमें 10,000 नहीं देना चाहिए था। अगर हम लोगों ने, मतलब इनका एफिशिएंसी लेवल उतना नहीं है जितना हम लोगों ने सोचा था, ठीक है। मतलब इनका एफिशिएंसी लेवल सपोज कम है और हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई नहीं किया सही तरीके से और इनको 10,000 पर मंथ दे दिया, और आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो पूरा 100% नहीं मिल रहा है, ठीक है। आउटपुट हमें 100% नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि इनको तो 8,000 देने से अच्छा होता, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, गलती। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इनसे जितना आउटपुट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ऊपर से 2,000 पर मंथ फिर मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है। ये मैंने जिस एग्जाम्पल में बताया कि कैसे होता है प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, और एक मान लो लेबर है, ठीक है, मिस्टर वाई, ठीक है। इनको हम लोग दे रहे हैं, सपोज इनको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 15,000 पर मंथ, ठीक है। इनको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 15,000 पर मंथ, या फिर इनका भी मान लो सिमिलर ही कर देते, चलो 10,000 पर मंथ करके पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इनसे हमें जो आउटपुट मिल रहा है या फिर रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो सपोज मिल रहा है हम लोगों को 20,000 पर मंथ काम कर, मतलब काम करने से, मतलब सॉरी 20,000 पर मंथ काम बोल रहे हैं। अगर किसी को 20,000 पर मंथ सैलरी देने से जो आउटपुट मिलता है ना, वो बेचारा ये इंसान मेहनत करके 10,000 में ही कर रहा है, ठीक है। हमें दिख रहा है ये वाला चीज कि एक अच्छा इंप्लॉई है, ये हमारे पास से नहीं जाना चाहिए, अच्छे लेबर है, इंप्लॉई है, जो भी, मतलब अब स्किल्ड है अनस्किल्ड है उसके हिसाब से इंप्लॉई या लेबर बोलेंगे, बाकी कॉस्ट में सभी को लेबर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना चाहिए कि इनको मोटिवेट हम लोग करते रहे, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन हर एक चीज में बहुत जरूरत होता है, सिर्फ लेबर का बात नहीं, हमारे भी लाइफ में जो है मोटिवेशन का बहुत जरूरत होता है। तो मोटिवेट हमें इनको करना पड़ेगा। मोटिवेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आज की डेट पे सभी को जो है अपना कंडीशन बेटर चाहिए होता है, तो हम लोग इनको क्या दे सकते हैं, मोटिवेट करेंगे, प्रेज करेंगे, सब ठीक है, लेकिन क्या इससे ये खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई मुझे बहुत अच्छे आके बार बार मेरे लिए बहुत तारीफ कर रहे हैं, इससे इनका अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। लेकिन इनको कुछ अगर हम लोग पेमेंट भी एक्स्ट्रा करें तो इनको और अच्छा लगेगा, क्योंकि पैसे का जरूरत तो सभी को होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हम लोग क्या दे सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं। इनका सैलरी नहीं बढ़ा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको इंसेंटिव दे सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक सोच होता है कि कैसे करके हम लोग अपना कॉस्ट कट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो हमें पता है कि हमें इनसे 20,000 का आउटपुट मिल रहा है, हम लोगों ने इनको मोटिवेट करने के लिए इनको इंसेंटिव देने का बोल दिया, ठीक है। हम लोगों ने बोल दिया कि आपको इंसेंटिव देंगे 5,000, ये खुश हो गए, ठीक है। तो इनको हम लोग टोटल कितना पेमेंट कर रहे हैं, इनको हम लोग टोटल पेमेंट कर रहे हैं 10,000, ठीक है, प्लस 5,000, तो इनको हम लोग टोटल पेमेंट कर दिए 15,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। 15,000 पर मंथ के हिसाब से पेमेंट कर दी। इससे हमारा बेनिफिट क्या हुआ, देखो ये मोटिवेट हो गए, इन्होंने 10,000 सैलरी पे काम लिया था लेकिन इनको आज 15,000 मिल रहा है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, हमें फिर भी 20,000 का काम मिल रहा है क्योंकि ये अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो हमें फिर भी 20,000 का मिल रहा है। आगे और भी हम लोग इंसेंटिव या कुछ और पॉलिसीज ले सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट क्या हुआ, देखो अगर हम लोगों को इनके जैसा और एक एम्प्लॉय रखते तो हमें 20,000 देना पड़ता। अगर हम लोग 20,000 का हमें काम मिल रहा है लेकिन हमें 20,000 नहीं देना पड़ रहा है, 15,000 ही देना पड़ रहा है, तो एक्चुअली ये 2 एम्प्लॉय का काम अकेले कर रहे हैं, तो 2 एम्प्लॉय को रखते तो 20,000 देना पड़ता, तो हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम रखना पड़ रहा है, ठीक है। 2 एम्प्लॉय का काम ये खुद ही कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम रखना पड़ रहा है, पहला बात ये। दूसरा क्या हो जाएगा, हम लोग का ओवरऑल एम्प्लॉय कॉस्ट कम होगा, ऑब्वियसली कम हो रहा है। देखो इनको हम लोगों ने 15,000 में मना लिया, ठीक है, 15,000 में मना लिया, और अगर हम लोग मतलब 2 एम्प्लॉय रखते तो हमें 20,000 लग सकता था, ठीक है। और हमें काम भी अच्छा ही मिल रहा है क्योंकि ये अच्छा काम करते, तभी तो इनको मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इनको अच्छा जो है इनका पेमेंट और भी थोड़ा सा इंसेंटिव बोल के बढ़ाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो पर्सन को जिस काम के लिए हम लोगों ने रखा है उससे उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो हमारे लिए हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये सब तरीका होता है कि हम लोग किस तरीके से अपने लेबर का कॉस्ट को जो है कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, लेबर क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा ये पढ़ा कि लेबर तो फ्री में काम नहीं करेगा, उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अब कैश होता है, काइंड होता है, ठीक है, जिसको तुम लोग परक्विजिट बोलते हो। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सिर्फ कॉस्ट हम लोग पेमेंट तो करेंगे, लेकिन उस पर हमारा एक कंट्रोलिंग और एडमिनिस्टर भी अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए वो भी हम लोगों ने देखा, और वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो है बढ़ेंगे कि लेबर कॉस्ट जो है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो जस्ट मैंने ओवरव्यू एक बोला। अब देखो कि लेबर कॉस्ट कितने तरीके का होता है। लेबर कॉस्ट को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट को हम लोग मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या फर्क होता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, लेबर का बात नहीं है, कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट उसी को बोला जाता है जिसको हम लोग 1 यूनिट फिनिश्ड गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको हम लोग 1 यूनिट फिनिश्ड गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग जो है बेसिक क्लास में थोड़ा थोड़ा कर चुके हैं, ठीक है। इस पे थोड़ा बात हुआ है, तो हम लोग हर क्लास में ही इस पे डिस्कशन करते हैं। तो अभी देखो हम फिर से एक बार बता देते हैं कि जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है। जैसे देखो, अगर हम लोग सपोज हम लोग बना रहे हैं कुछ जैसे सपोज हम लोग क्या बना रहे हैं, जैसे हम लोग बना रहे हैं सपोज टी शर्ट बना रहे, ठीक है, टी शर्ट बना रहे, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक लेबर अपॉइंट किया है जो कि एक मतलब बेसिकली टेलरिंग का जो काम करते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम लोग लेबर बोल रहे हैं, उनको अपॉइंट किया है। उनको हम लोगों ने पूछा कि आप एक शर्ट बनाने का कितना लोगे, तो उन्होंने बोला सपोज कि हम 300 रुपीज लेंगे पर शर्ट, ठीक है, 300 रुपीज पर शर्ट लेंगे। तो हम लोगों को मान लो ऑर्डर आया है 1000 शर्ट का, ठीक है, 1000 शर्ट का ऑर्डर मिला है। तो हम लोग इनको कितना पेमेंट करेंगे, 1000 शर्ट पे 300 रुपए एक शर्ट का बनाने का ये लेते हैं अपना मेकिंग चार्जेस, तो इनको हम लोग पेमेंट करेंगे कुछ इतना 30,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा कॉस्ट है जब भी हम लोग अपना वो 1000 टी शर्ट देखेंगे और ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि लेबर चार्ज कितना लगा, तो हमें मतलब इजीली याद होता है कि 300 रुपीज लेबर चार्जेस लगा है, ठीक है। तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। तो यहां पर लिखते हैं एनी कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब एनी कॉस्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड in 1 unit of finished प्रोडक्ट। जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे उसके 1 यूनिट में अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एक यूनिट को देख के बोल पाते हैं कि इसमें ये कॉस्ट कितने का है, तो उसे डायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट का देखो, मान लो ये जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, मान लो फैक्ट्री है तो इतना इतना शर्ट बन रहा है फैक्ट्री में, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, मान लो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं सपोज 100 वर्कर्स, ठीक है, कोई एक फैक्ट्री में मान लो 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और इनको सुपरवाइज करने के लिए हम लोगों ने एक सुपरवाइजर को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। सुपरवाइजर को अपॉइंट कर दिया ताकि सुपरवाइजर का काम क्या होता है, इनको देखना कि ये अपना काम परफेक्टली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सुपरवाइजर को अपॉइंट कर दिया और इनको 10,000 पर मंथ सैलरी पे सपोज जो है अपॉइंट किया है, ठीक है। अब हम लोगों को अगर पूछे कि एक मान लो ये भी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो एक शर्ट बनाने पे, ठीक है, एक शर्ट बनाने पे सुपरवाइजर का खर्चा कितना आ रहा है, सुपरवाइजर का खर्चा कितना आ रहा है, क्या ये हम लोग इजीली बोल सकते हैं, सोच के देखो, ये हम लोग इजीली नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ वर्कर को देख रहे हैं। अब 100 वर्कर कितना शर्ट बना रहे वो देखना पड़ेगा, ठीक है, 100 वर्कर कितना शर्ट बना रहे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या आइडेंटिफाई करने से डायरेक्ट होता है कॉस्ट। जब हम लोग एक यूनिट फिनिश गुड्स में, मतलब ये मान लो ये शर्ट बन गया, ये शर्ट बन के रेडी है, ठीक है, ये शर्ट बन के रेडी है, क्या ये शर्ट को देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि टेलर ने 300 रुपए लिए इसको बनाने का, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इस एक शर्ट पे सुपरवाइजर का खर्चा कितना है, उनको तो हम लोग 10,000 पर मंथ दे रहे हैं, तो एक शर्ट पे कितना खर्चा है ये बताना उतना आसान नहीं है, ठीक है। मतलब इसका भी प्रोसेस होता है जो हम लोग ओवरहेड चैप्टर में पढ़ते हैं, लेबर के बाद ओवरहेड ही किया जाएगा। तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि इस तरीके के कॉस्ट, मतलब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, क्या उसको ऐड नहीं करना है, करना तो है, तभी
तो मतलब कस्टमर से ही ना उस पैसे को हम लोग रिकवर करेंगे, थोड़ी ना अपने पॉकेट से देंगे। सुपरवाइजर को अपॉइंट कर रहे हैं, ये 1 यूनिट पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये पैसा कस्टमर से रिकवर नहीं करेंगे। कस्टमर से रिकवर करने का मतलब होता है प्रोडक्ट में ऐड करना, ऐसा थोड़ी ना कि प्रोडक्ट में ऐड नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा लेकिन उसका अलग प्रोसेस होता है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस अलग क्यों है, क्योंकि ये इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है एक यूनिट फिनिश गुड्स में। ये शर्ट देख के नहीं बता सकते कि सुपरवाइजर का इस पे कितना खर्चा लगा है, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, नहीं पता, लेकिन टेलर वाला खर्चा इजीली बता सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इसके लिए लिखेंगे एनी कॉस्ट that cannot be identified in 1 unit of finished goods। अगर 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट जो भी बोलो, अगर इसमें हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इजीली, ठीक है, इजीली लिख दो, ठीक है, इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे तब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। या फिर मान लो सुपरवाइजर है, जैसे कोई मेंटेनेंस स्टाफ रखा है या कोई स्वीपर रखा है फैक्ट्री में, मतलब फैक्ट्री को भी तो क्लीन करना पड़ता है, काम हो रहा है तो उनका भी तो खर्चा दे रहे हैं, तो वो भी तो प्रोडक्ट बेच के ही निकालेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि वो पैसा हम लोग कस्टमर से नहीं लेते, वो भी तो प्रोडक्ट बेच के ही निकालेंगे। लेकिन वो सब हम लोग थोड़ी ना बोल सकते कि हम लोग एक स्टोर कीपर को रखे, एक स्वीपर को रखे, ठीक है, या फिर मान लो एक हम लोगों ने एक स्टाफ रख रखा है कि कभी भी मशीन पावर कट वगैरह हो जाए तो फिर वो जनरेटर वगैरह चला देते हैं, तो ये सब स्टाफ रखा हुआ है, ठीक है, जो कि हमेशा काम तो नहीं करते लेकिन उनको रखना पड़ता है, जब जरूरत होता है वो काम करते हैं। इस तरीके के अलग अलग बहुत सारे लेबर होते हैं। तो ये सब क्यों रखा है, ये जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसी वजह से ही तो रखा है। तो इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसी से तो उसका कॉस्ट रिकवर करना है। लेकिन इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है कि एक यूनिट में कैसे करके इसको कैलकुलेट करें, उसके लिए हम लोग ओवरहेड चैप्टर पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा चीज पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर ये वाला पढ़ेंगे। लेबर कॉस्ट का मतलब होता है हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का ही पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब लेबर कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट फिर कहाँ पढ़ेंगे, ओवरहेड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर में हमें पढ़ना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइडल टाइम, ठीक है। आइडल टाइम क्या होता है, देखो आइडल टाइम, ठीक है। आइडल टाइम का मतलब है कि जब हम लोग क्या होता है कि प्रोडक्शन बंद है, ठीक है, वर्कर फैक्ट्री में है लेकिन प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, ठीक है। तो इस खाली बैठे रहते हैं तो इसको बोला जाता है आइडल टाइम। अगर कोई खाली बैठा है तो इसे बोला जाता है आइडल टाइम। तो यहां पर लिखते हैं व्हेन नो प्रोडक्शन इज डन, दैट इज when time is not spent in work, then it is called idle time। जब कोई प्रोडक्शन रिलेटेड काम नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब when time is not spent in work, मतलब काम करने के लिए टाइम नहीं बिता रहे, मतलब वर्कर खाली बैठा है। सीधा सा बात ये है कि वर्कर खाली बैठा है, तब हम लोग बोलते हैं कि ये उनके लिए आइडल टाइम है, ठीक है। अब इस आइडल टाइम का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, एक्चुअली आइडल टाइम जो है वो 2 तरीके का हो सकता है, ठीक है। आइडल टाइम जो है ये 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम, एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, 2 तरीके का आइडल टाइम होता है, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम, एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। जैसे मान लो, मेनली पहला बात तो ये है कि जो नॉर्मल आइडल टाइम है ये हम लोगों का पार्ट ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे पार्ट ऑफ बिजनेस, या फिर मतलब जो भी बोलो जहां काम हो रहा है, ये हमारा मेन एक्टिविटी का ही पार्ट होता है और ये रूटीन इवेंट के लिए होता है। इट इज ड्यू टू रूटीन
इवेंट्स। ठीक है, मतलब किस तरीके का एग्जाम्पल अगर होता तो अच्छा होता। देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो एक वर्कर है, ठीक है, ये एक वर्कर है, ये जो है इनको 9 बजे आना पड़ता है, ठीक है, इनको 9 बजे काम पे आना पड़ता है। तो ये मान लो फैक्ट्री का गेट है, ठीक है, ये क्या है, ये फैक्ट्री का गेट है, ठीक है, यहां पर ये आ जाते हैं, बिल्कुल 9 बजे ही आ जाते हैं, ठीक है, ये 9 बजे आ गए, अब यहां से अंदर गए, ठीक है, अंदर जाने के बाद जहां पर इनका काम है, ठीक है, इनका जिस डिपार्टमेंट में काम है, ठीक है, ये कोई एक फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में तो बहुत सारा काम होता है, हर एक लेबर का तो एक जैसा काम नहीं होता है, मान लो इनका प्रोडक्शन का काम है, ठीक है, अब ये यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहां से यहां तक मतलब फैक्ट्री का जो गेट है, ये मतलब मेरा ड्रॉ उतना अच्छा नहीं है, जो भी हो, तो फैक्ट्री का जो गेट है वहां से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सपोज यहां पर ही जो है प्रोडक्ट मतलब मशीन वशीन लगे हुए हैं, यहाँ पर ही जो है काम होता है, ठीक है, मशीन वशीन लगे हुए हैं, यहाँ पर ही काम होता है। अब यहाँ तक आने में इनको लग जाता है लगभग मान लो 5 मिनट, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मिनट लगता है। अब ये अनअवॉइडेबल है, एक इंसान यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसका काम यहाँ पर है, अब ये पैदल चल के आएगा, ठीक है, अब पैदल आए या फिर मान लो इसका मतलब कुछ भी, अब 5 मिनट के लिए तो कुछ फैसिलिटीज तो होगा नहीं कि आ जाए, ठीक है, अब जितना चलना पड़ेगा उतना तो चलना ही पड़ेगा, तो 5 मिनट टाइम लग जाता है, तो फिर ये 9:05 में यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद इनका फर्स्ट काम होता है कि जितने भी टूल्स है, ठीक है, इनको सेटअप करना, ठीक है, मतलब जो भी मशीनरी पार्ट्स वगैरह है इसको मान लो सेटअप करते हैं ताकि मशीन चले, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं टूल्स सेटअप करना, ठीक है, ये इनका रूटीन काम है, टूल सेटअप कर लिया। अब सेटअप करने में भी तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, मान लो इस पे टाइम लग गया 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट लगता है टूल सेटअप करने का, ठीक है, अब टूल सेटअप वगैरह हो गया, अब जो है ये प्रोडक्शन रिलेटेड काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑन दैट मोमेंट मतलब अब स्टार्ट, अब ये जो है जिस काम के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है अब ये कर सकते हैं। अब इसमें इनका कितना टाइम गया, देखो ये 9 बजे आ गए, लेकिन 9:05 और 10 मतलब 9:15 में इन्होंने प्रोडक्शन वाला काम जो है ये स्टार्ट कर लिया, ठीक है, 9:15 में इन्होंने प्रोडक्शन वाला काम स्टार्ट किया, तो 15 मिनट इनका क्या हो गया, ये जो 15 मिनट चला गया इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है, हम लोग ये नहीं बोल सकते भाई आप यहाँ पर 9 बजे आए तो 9 बजे मशीन चला लो, ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम हो गया कितना 15 मिनट्स, इसीलिए इसे बोला जाता है ये पार्ट ऑफ बिजनेस है और ये रूटीन वर्क के लिए होता है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये रूटीन वर्क के लिए होता है। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, अब देखो इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ये हो गया, अब इसके बाद फिर से इनका आइडल टाइम हो सकता है, इनका मशीन स्टार्ट हो गया, अब मान लो अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद इनका लंच टाइम हो गया, ठीक है, थोड़ी देर बाद इनका लंच टाइम हो गया, सपोज कि 2 बजे, ठीक है, अब 2 बजे लंच टाइम हो गया, ये चले गए, फिर ये रिटर्न कब आए लंच टाइम के बाद, फिर इन्होंने ये रिटर्न आ गए 2:30 में, ठीक है, तो 2:30 में ये रिटर्न आ गए, तो ये भी इनका क्या हो जाएगा, ये भी इनका हो गया नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। अब क्या है, इंसान है, थोड़ी ना है कि मशीन की तरह काम ही करते रहेंगे, कुछ रेस्ट का भी जरूरत होता है, अगर नॉर्मल थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी नॉर्मल आइडल टाइम, ऐसा नहीं कि बैठ के टाइम का बर्बादी, बहुत देर तक काम करने के बाद एक छोटा मोटा रेस्ट सभी को जरूरत होता है, ठीक है, तो अगर रेस्टिंग टाइम में है तो ये भी इनका नॉर्मल आइडल टाइम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और एक जॉब से दूसरा जॉब, मतलब मान लो एक काम से दूसरे काम में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे, इस तरीके का रूटीन वर्क से रिलेटेड जो भी हमारा आइडल टाइम हो जाता है, मतलब जब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तब हम लोग इस तरीके के आइडल टाइम को बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल से समझा, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्मल आइडल टाइम में क्या क्या होता है। नॉर्मल आइडल टाइम में जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, इसके नीचे लिखो, तुम लोग का अगर जगह है तो इसके नीचे लिख दो, ठीक है। फैक्ट्री गेट से कोई अगर अपने प्लेस ऑफ वर्क तक जा रहा है तो ये नॉर्मल बात है, ठीक है। अच्छा, अगर मशीन सेटअप कर रहा है तो भी ये नॉर्मल आइडल टाइम है, ठीक है। अगर लंच टाइम है उनका तो ये भी नॉर्मल आइडल टाइम है। अगर रेस्टिंग टाइम है थोड़ा तो वो भी नॉर्मल आइडल टाइम है, ठीक है। और इंटरवल बिटवीन वन जॉब
एंड अनदर, मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब में जब ट्रांसफर हो रहा है, जॉब मतलब जो है एक एक काम, ठीक है, मतलब मान लो ये काम हो गया, फिर कुछ देर बाद दूसरा वाला प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो इस बीच में उनको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, एक प्रोसेस होने के बाद मान लो ऐसा हम लोग कुछ प्रोसेस कर रहे हैं जो 10 मिनट बाद ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 10 मिनट वो बैठेंगे नॉर्मल, ठीक है, उनका जो टास्क है उसमें जाने के लिए अगर उनको 10 मिनट बैठना है तो 10 मिनट बैठेंगे, तो ये नॉर्मल आइडल टाइम हो गया, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अभी जिनका पहले क्लास था, ठीक है, इसके पहले भी बहुत से लोग हैं जिनका पहले क्लास था, अभी मेरा क्लास हो रहा है, ठीक है, पहले सर के पास क्लास था, तो ये क्या हुआ, मतलब अब ये जो है अगर मान लो बीच में टाइम बच जाता है, वैसे तो आज ऐसा नहीं हुआ कि क्लास सर का क्लास थोड़ा देर ज्यादा चल रहा था इसलिए बाद में वो लोग आ पाए, अब मान लो क्लास के बीच में एक गैप है तो फिर वो 10 मिनट जो है बैठ ही सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो इधर उधर पेज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नॉर्मल आइडल टाइम है, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं या फिर तुम लोग ही पी लेते हो तो ये नॉर्मल आइडल टाइम है, ये नहीं बोलेंगे तुम लोग टाइम का बर्बादी कर रहे हो, पानी क्यों पी रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मल इंसान को जो भी नॉर्मल टास्क होता है वो करने के लिए अगर हम लोग टाइम अपना अपॉइंट कर रहे हैं तो वो नॉर्मल आइडल टाइम होता है, ठीक है। अब एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है, एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब है कि जो मतलब नॉर्मल एक्टिविटी का तो पार्ट है नहीं, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आइडल टाइम ऑकरिंग ड्यू टू अनफोर्सिन इवेंट, अनफोर्सिन इवेंट। মানে ম্যাম কারো যদি মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল তো তার জন্য বা এরকম, দেখো কারো যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল সেটা মানে এক তো মাস তো ওটা অ্যাবনর্মাল। না, ওইটা অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম হবে না। দেখো যদি কারো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে, সে যদি এখন 1 মাস কাজে না আসতে পারে তার বদলে তো নিশ্চয়ই ফ্যাক্টরিতে অন্য লোককে রাখা হবে কাজটা করার জন্য, ওটা অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম হবে না। অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম মানে কি, প্রোডাকশনে লোক এসছে কিন্তু কাজটা বন্ধ আছে, সেটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল অন দ্যাট মোমেন্ট বা সেই দিনকে পুরো কাজটা বন্ধ হয়ে গেল, সেই দিনের জন্য ওটা অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম হলো, কিন্তু 1 মাস ধরে যে ও বন্ধ থাকবে সেটা কিন্তু অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম হবে না। মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, যেদিন অ্যাক্সিডেন্টটা হলো সেই দিন ধরো কাজটা বন্ধ হয়ে গেল, বাই চান্স সেদিন আর ফ্যাক্টরিতে কোনো রকমই কাজ করা সম্ভব হলো না, এরকমই একটা বাজে ঘটনা ঘটে গেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে ওটা আমি বলতে পারি কি অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম, ঠিক আছে। মানে সবাই কাজে এসেছিল কিন্তু কোনো কাজ হয়নি, কিন্তু 1 মাস ধরে সে যদি কাজে না আসতে পারে সেটা কিন্তু অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম নয়, শুধু ওই দিনটার জন্য অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম। বুঝতে পারলে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স, ও যদি 1 মাস না আসতে পারে সেটা আলাদা ব্যাপার হয়ে গেল, সেটা তো অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম হলো না। ও যদি আসে কাজ না করতে পারে সেটা অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম, কিন্তু ওরকম ভাবে তো কোনো ওয়ার্কারকে ডাকা হবে না, ঠিক আছে। নর্মালি কি হয়, কারো যদি চোট ফোট লেগে যায় সেভাবে যতক্ষণ না রিকভার করছে তাকে তো ডাকতে পারবে না, কারণ সে এসেই বা করবে কি। অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম মানেই হচ্ছে প্রোডাকশনের জন্য এসছে কিন্তু প্রোডাকশন রিলেটেড কাজ করতে পারছে না। তো যেদিন অ্যাক্সিডেন্ট হবে যেটা তুমি বললে সেটা যদি হয় সেটাকে আমি সেই দিনের জন্য অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম বলতে পারি, কি সবাই প্রেজেন্ট ছিল কিন্তু কোনো রকম কাজ হলো না ওই দিনের জন্য। তো নর্মালি হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো। মানে 24 আওয়ার্স কনসিডার করে আইডল টাইমটা ক্যালকুলেট করবো, তাই তো? 24 আওয়ার্স তো আর ওয়ার্কার কাজ করে না, 8 আওয়ার্স নর্মালি হয়। হ্যাঁ 8 আওয়ার্স এর মধ্যে। হ্যাঁ মানে যখন ওরা ফ্যাক্টরিতে প্রেজেন্ট থাকবে কিন্তু প্রোডাক্ট, দেখো লেবার ফ্যাক্টরিতে আসে কি জন্য, আমাকে সবার আগে এটা বলো। আমি যদি কোথাও একটা কাজ করতে যাই আমি কেন যাব, আমাকে যে কাজটা দিয়েছে সেই কাজটাই না করতে যাব, তো 24 আওয়ার্স এর সাথে তো রিলেশন হবে না। আজকে তুমি যদি কোথাও জব করতে যাও অবভিয়াসলি 24 আওয়ার্স এর জন্য হবে না, তোমাকে একটা টাইম বলে দেবে কি তোমাকে 9টায় আসতে হবে, তুমি 5টায় ছুটি পাবে, এর মাঝে 9টা থেকে 5টার মধ্যে তুমি যদি কিছু কাজ না করে বসে থাকো সেটা হচ্ছে তোমার আইডল টাইম, ঠিক আছে। এবারে তুমি কেন বসেছিলে সেটা জানতে হবে, তোমার যদি শরীর টরি খারাপ লাগছিল সেই কারণে তুমি বসেছিলে করতে পারলে না, তাহলে সেই দিনের জন্য ওটা অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম কনসিডার করা হবে, কিন্তু তোমাকে রোজ রোজ তার শরীর খারাপে ডাকবে না, বলবে তুমি আগে শরীর ঠিক করো তারপরেই আসবে, কারণ মানুষকে তো কাজ করার জন্য ডাকছে না। আজকে আমি যেমন ধরো পড়াচ্ছি, আমি যদি রোজই বলি আমার শরীর খারাপ তাহলে তো আমি এই কাজটাই করতে পারবো না, তাই না। এক আধ দিনের ব্যাপার আলাদা। আর এখানে 24 আওয়ার্স হবে না, শুধুমাত্র যেটা ওয়ার্কিং আওয়ার্স এর উপর না, 24 আওয়ার্স কেউ কাউকে সার্ভিস দিতে পারবে না, তাই না। 8 আওয়ার্স नॉर्मली 8 आवर्स। अच्छा देखो एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है कि जैसे मान लो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, इस तरीके का चीज होता है, जैसे रॉ मटेरियल था बट
जिन्होंने रॉ मटेरियल मैनेज किया था उन्होंने सही मैनेज नहीं किया, तो अचानक से रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया। लेबर वेबर सब प्रेजेंट है बट मटेरियल है नहीं, तो काम कैसे करें, तो बेकार में बैठा है। तो इसके लिए क्या जो ओनर है वो बोलेगा कि हम आपको आज के दिन का पेमेंट नहीं करेंगे। अगर किसी को डेली पेमेंट मिलता है या फिर किसी को मंथली मिलता है तो आज का पेमेंट आपका डिडक्ट कर लेंगे, ये नहीं बोल सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, इसमें लेबर का कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के आइडल टाइम को बोला जाता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। इस तरीके के आइडल टाइम को बोला जाता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। या फिर हो गया मशीन ब्रेकडाउन, ठीक है, मशीन खराब हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग लेबर को पेमेंट नहीं करेंगे। अगर लेबर प्रेजेंट है तो उनको जरूर पेमेंट मिलेगा। मशीन ब्रेकडाउन हुआ है तो उससे लेबर का क्या लेना देना, उन्होंने तो अपना जो है ड्यूटी करने के लिए वो आए थे, हो गया। तो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है। फिर जैसे मान लो कोई स्ट्राइक चल रहा है, ठीक है, होता है ना स्ट्राइक, लॉकआउट्स वगैरह, तो ये सब की वजह से अगर काम बंद है तो ये भी एबनॉर्मल आइडल टाइम हो जाएगा। स्ट्राइक में भी ना मजदूर लोगों को पैसा देना पड़ता है, ठीक है, इस पे अलग अलग कंसेप्ट होता है। फिर मान लो आग वाग लग गया, एक्सीडेंट, ठीक है, या फिर मान लो कुछ फ्लड वगैरह हो गया, तो क्या ऐसा होता है फ्लड हो गया तो जो वर्कर है उनको पैसा नहीं मिलेगा? मिलता है, ठीक है। अगर फैक्ट्री बंद हो गया वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो 2-3 दिन तक ऐसा हालत है फ्लड की वजह से कि लोग काम पे नहीं जा पा रहे, फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में पानी वगैरह भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा जो है वो मतलब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम, मतलब वर्कर रेडी है काम करने के लिए बट काम करने वाला सिचुएशन नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके का सिचुएशन। और जैसे मान लो पावर फेलियर हो गया, ठीक है, पावर फेलियर हो गया, वर्कर तो है लेकिन काम बंद है, पावर की वजह से काम बंद है, ठीक है, ये एक हो सकता है। और एक हो सकता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये भी हो सकता है, मतलब प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है लोगों के बीच में। मतलब हर लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है ना, तो मान लो लोअर लेवल के जो भी लोग हैं उनके साथ टॉप मैनेजमेंट का उतना अच्छा जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से काम जो है उतना अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर काम बंद है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये हो गया हम लोग का एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग स्ट्राइक ये यहाँ पे कैसे आ गया? स्ट्राइक में तो जो लेबर क्लास होते हैं वही बंद कर देते हैं काम करना की, और पगार बढ़ाओ, तो तब उनका तो काम ही बंद होता है, तो फिर कैसे उनको पेमेंट मिल सकता है उस वक्त? क्योंकि वो काम उनको काम बंद करना नहीं है, उनको काम करना है लेकिन पैसा बढ़ाने के लिए, मतलब वो काम पे आएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके का एक्टिविटी क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर वो प्रोडक्शन करेंगे नहीं ऐसा तो नहीं बोल रहे, वो अपना काम करेंगे लेकिन उनका इश्यूज अलग है, तो इसीलिए स्ट्राइक को भी कंसिडर करना पड़ेगा ना। स्ट्राइक इसीलिए किया गया है क्योंकि वो जो है, अब मान लो हमेशा पगार बढ़ाने के लिए स्ट्राइक होता है ऐसा जरूरी नहीं, कुछ अलग अलग रीजन से भी तो स्ट्राइक होता है, तो फैक्ट्री बंद होता है। अब जो ये सैलरी वाला बात बोल रहे हो उसमें भी तो इनको पेमेंट मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये अपना काम थोड़ी ना बंद कर रहा है। इसलिए मैंने बोला देखो, जब स्ट्राइक होता है ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है पेमेंट बंद हो जाता है, ऐसा बहुत सारा केसेस होता है जहां पर स्ट्राइक हुआ है, ठीक है। तो मान लो जिनके मतलब जो मेल लीडर है, ठीक है, उनको एक कोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस दिया जाता है कि आपको इतना पेमेंट दे देगी कंपनी, आप घर पे बैठो। कभी कभी ऐसा भी होता है घर पे बैठा देते, बोलते हैं आप घर पे बैठो, मतलब वो लीगल केसेस वगैरह चलता है, मतलब उनके साथ तो कंपनी का एग्रीमेंट थोड़ी ना कट आउट हुआ है, लेकिन वो स्ट्राइक कर रहे हैं कि मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तभी हम काम पे आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्राइक क्यों नहीं आएगा? स्ट्राइक ऑब्वियसली आएगा। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, घर पे जब हम लोग मेड रखते हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं मान लो पगार बढ़ाओ, ठीक है, अब पगार बढ़ाओ बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने 2 दिन नहीं आया, तो क्या आप उनका मंथली जो पैसा देते हो वो कम कर दोगे? बोलो, आप कम कर सकते हो? नहीं। तब इन्होंने काम थोड़ी ना छोड़ा है, ये काम छोड़ के दूसरे जगह थोड़ी ना जा रहे, तो वही हो गया ना। कभी कभी मतलब घर के साथ एग्जांपल करके देखो ना, कि घर पे बोल रहे नहीं हम कल से काम पे नहीं आएंगे, या फिर मान लो किसी का शॉप है वहां स्टाफ है, वो बोल रहे हैं कि मुझे आप मंथली 10,000 देते, अब से 12,000 दीजिए नहीं तो हम नहीं आएंगे। वो 3-4 दिन स्ट्राइक पे रह गए, नहीं आए, ठीक है, गुस्सा हो गए, भाई 12,000 नहीं दोगे तो हम नहीं आएंगे, लेकिन ये भी नहीं बोला कि हम काम छोड़ रहे हैं। तो जब वो मान जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लो ओनर मान गए, ठीक है, आपको 12,000 दे देंगे, या एक नेगोशिएशन करके 11,000 हुआ, या फिर बोला गया आप 2 महीना 10 में ही करो उसके बाद आपको दे देंगे, तो क्या हुआ, कुछ दिन उन्होंने स्ट्राइक किया, 3-4 दिन, उसके बाद जब वो काम पे आ रहे तो उस मंथ का तो उनको पूरा पैसा ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा पैसा नहीं मिलेगा। उसी तरह से स्ट्राइक लॉकआउट्स में भी पूरा पैसा मिलता है, लेकिन हाँ ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाता है क्योंकि उनको खाली खाली पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए
ল্যাক অফ কোঅর্ডিনেশনটা তো স্ট্রাইকেই চলে আসছে না, মানে কোঅর্ডিনেশন হয় না ওদের মধ্যে, বলে না বলেই তো স্ট্রাইক ফাইট গুলো হয়। না অনেক সময় না সবসময় স্ট্রাইক করে এরকম নয়। জিজ্ঞেস করলাম কেন এতটা কাম, এত কাজ কেন কম হয়েছে, তখন বলবে ও আমাকে এটা বলেছে, সে আমাকে সেটা বলেছে। এটা হচ্ছে ল্যাক অফ কোঅর্ডিনেশন। মানে ধরো ঝামেলা না করলে হয়তো 1000 ইউনিট প্রোডাকশন করতে পারতো, সেখানে 500 ইউনিটই প্রোডাকশন করে বসে আছে। এটাও তো হতে পারে, আলাদা আলাদা রিজন হতে পারে ওরকম। চার্জ টু কস্টিং PL as it is treated as लॉस। ठीक है, ये लॉस है। लॉस इसीलिए है, वर्कर आए, पेमेंट दिया मैंने पूरा, लेकिन काम जीरो हुआ या फिर कम हुआ। ठीक है, हमेशा जीरो हुआ ये बात नहीं है, काम कम हुआ, तो इस वजह से हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। और इस तरीके का लॉस हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके का लॉस हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाएंगे। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उसको कॉस्टिंग PL में ही चार्ज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पर 1000 रुपीज दिया। ठीक है, 1000 रुपीज पेमेंट हुआ, टोटल मान लो लेबर कॉस्ट, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और हमें 100 यूनिट मिल गया, तो हम लोग का पर यूनिट लेबर कॉस्ट 10 रुपीज आया। और यहाँ पर मान लो एबनॉर्मल रीजन की वजह से हमारा पेमेंट तो वो 1000 ही था, हम लोगों को 1000 रुपीज ही पेमेंट करना पड़ा जितने लेबर थे सबको, लेकिन हमें प्रोडक्शन में मिला 50 यूनिट या फिर कुछ और कम ठीक है 50 यूनिट करते, इससे क्या होगा, मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 20 रुपीज। तो इसका मतलब लेबर कॉस्ट आ रहा है 10 रुपए, ये कॉस्ट को कहाँ ऐड करना पड़ता है, फिनिश गुड्स में। अब ये हम 10 के जगह का 20 ऐड करेंगे, क्योंकि मेरा एबनॉर्मल रीजन है। मुझे 50 यूनिट क्यों मिला, क्योंकि मेरा कुछ एबनॉर्मल आइडल टाइम की वजह से मेरा प्रोडक्शन कम हुआ, और मुझे 100 मिलना चाहिए था, मुझे मिला 50, तो मेरा लेबर कॉस्ट 20 रुपीज पर यूनिट आ गया। अगर हम ये जोड़ देते हैं मेरे फिनिश गुड्स में और मार्केट में बेचने का कोशिश करेंगे, तो मार्केट प्राइस से काफी आगे चला जाएगा, मेरा कॉस्ट ही चला जाएगा, फिर उस पे प्रॉफिट ऐड करोगे तो फिर वो बेचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको जो मतलब लॉस हुआ है, अगर एबनॉर्मल वजह से लॉस हुआ है, उसको आपका रिकवरी आपका खुद है, आप 10 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस पे अलग अलग क्वेश्चन होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे होता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे इफेक्टिव वेज रेट आवर। ये क्या होता है, देखो, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर एंड कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। जैसे मान लो इफेक्टिव वेज रेट आवर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। पहले एक वर्कर है, ठीक है, मिस्टर ए, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, 9 बजे आते हैं काम करने के लिए, और 6 बजे इनका जो है काम खत्म हो जाता है, मतलब बेसिकली बोलो तो छुट्टी हो जाता है। ठीक है, तो 9 से 6 कितना घंटा हो गया, 9 घंटा हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये कभी नहीं बोल सकते कि एक इंसान 9 घंटे के लिए आया तो वो पूरा 9 घंटा ही प्रोडक्शन हमें देगा, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम 2 घंटा क्लास लेते हैं, या 2 घंटा से कभी कम कभी ज्यादा, तो इसमें ऐसा थोड़ी कि पूरा पूरा 2 घंटा ही हम लोग जो है पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी हम पेज पलट रहे, कभी पानी पी रहे, ठीक है, नॉर्मल आइडियल टाइम, कभी तुम लोग कुछ क्वेरीज कर रहे हो, तो क्या हम बोलेंगे हम पढ़ाने बैठे तो हम क्वेरीज नहीं बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो इस वैसे कैलकुलेट करेंगे तो फिर पढ़ाना मतलब फिर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटी तो हमारा रेगुलर रूटीन वर्क के अंदर आता है ना, कि तुम लोग क्वेरीज करोगे, हम आंसर देंगे, या फिर कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 9 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 9 घंटा इनका पूरा प्रोडक्शन आवर है, तो ये 9 घंटे का ना 2 पार्ट जरूर हो जाएगा, कुछ प्रोडक्टिव होगा, कुछ नॉर्मल आइडल टाइम होगा। एबनॉर्मल वाला हमेशा नहीं होता है। ठीक है, जैसे पावर कट वगैरह ये सब का जो है ध्यान रखती है कंपनियां, ठीक है, कि ये सब जितना कम हो उतना अच्छा। ठीक है, फिर भी कभी कभार तो हो ही जाता है, कभी फ्लड हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कोई आग वाग लग गया, तो ये मतलब हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सपोज प्रोडक्शन आवर है 7 आवर्स, ठीक है, और नॉर्मल आइडल टाइम, हम एबनॉर्मल का बात नहीं कर रहे, ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम है सपोज कितना, नॉर्मल आइडल टाइम फिर 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर वो टोटल 9 आवर्स काम करे। अब नॉर्मल आइडल टाइम कैसे होगा, वही मान लो वो गेट से फैक्ट्री तक गए, ठीक है, गेट से फैक्ट्री तक गए, इसके लिए इनको लगता है सपोज 15 मिनट। ठीक है, अच्छा उन्होंने लंच किया, ठीक है, सपोज उसके लिए उन्होंने 45 मिनट्स जो है अपना यूज कर लिया। ठीक है, उन्होंने थोड़ा रेस्ट कर लिया वर्कर ने, तो ये 30 मिनट्स उन्होंने रेस्ट कर लिया। मान लो थोड़ा चाय पी लिया, तो उसके लिए 15 मिनट। ठीक है, और उसके बाद मान लो और कुछ, ठीक है, मिसलेनियस, ठीक है,
और मान लो 15 मिनट। तो अगर यहाँ पर देखोगे 15-15, यहाँ पर 30-30-60 मतलब 1 आवर, और यहाँ पर हो गया लगभग 2 आवर्स। ठीक है, तो ये मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दिया। 2 आवर्स होता है नहीं होता है ये हम नहीं बोलना चाह रहे। ठीक है, तो ये देखो 2 आवर्स जो है मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैंने 2 आवर्स लिया तो इसको उस हिसाब से लिखा, 2 आवर्स बन गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया, नॉर्मल आइडल टाइम। अगर हमें बताया जाए कि इफेक्टिव वेज रेट क्या है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो इफेक्टिव वेज रेट का मतलब क्या हो जाएगा, वेज रेट का मतलब क्या होता है, वेज रेट का मतलब होता है इफेक्टिव वेज रेट पर आवर बोला है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब हो गया कि 1 आवर के लिए हम लोग अपने लेबर को कितना पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 1 आवर के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं, ये होता है वेज रेट। और इफेक्टिव वेज रेट का मतलब है कि उन्होंने जो हमें आउटपुट दिया उसके लिए उन्होंने कितना काम किया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, इफेक्टिव वेज रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल वर्किंग आवर, एक्चुअल वर्किंग आवर। ठीक है, तो कोई पूछे कि आपका वर्किंग आवर कितना है, वो तो बोलेंगे हम 9 घंटा ड्यूटी देते हैं, 9 बजे निकलते हैं 6 बजे आते हैं। ठीक है, मतलब 6 बजे मेरा काम खत्म होता है। तो एक्चुअल वर्किंग आवर कितना हो गया, एग्जाम्पल के हिसाब से 9 आवर्स। ठीक है, लेकिन अगर हमें इफेक्टिव निकालना है, इफेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव टाइम कितना हुआ, ऑब्वियसली 7 आवर्स हुआ, क्योंकि उनको तो प्रोडक्शन चाहिए था, इसीलिए उन्होंने मिस्टर ए को काम पे रखा था। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस करना पड़ता है नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, इसीलिए ये माइनस करना पड़ता है, मतलब ये फॉर्मूला हो गया बेसिकली, और इसका पूरा लॉजिक है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये हो गया 7 आवर्स। ठीक है, 7 आवर्स हो गया, मतलब इफेक्टिव आवर्स हो गया 7 आवर्स। और इफेक्टिव वेज रेट फिर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये देखो इफेक्टिव वेज रेट मतलब हो जाएगा, ये देखो ऐसे लिखना है, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। ये कैसे होगा, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर का मतलब हो जाएगा हम लोग का, यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल पेमेंट, जो भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये रुपीज में हो जाएगा, इन रुपीज। ठीक है, इन रुपीज डिवाइडेड बाई हो जाएगा इफेक्टिव आवर। ठीक है, इफेक्टिव आवर का मतलब ये वाला, इफेक्टिव आवर का मतलब ये हो गया, ये हम लोगों ने एक्चुअली निकाला इफेक्टिव आवर। ठीक है, इसे वेज रेट मत लिखो क्योंकि ये तो मैंने आवर्स लिखा ना, तो ये हो गया इफेक्टिव आवर्स। ठीक है, इतने टाइम एक्चुअली काम हुआ। अब मान लो हम लोगों ने वर्कर को जितना भी पेमेंट दिया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक दिन का हम लोगों ने उनको 500 रुपए दिया, अब हम एक दिन का बता रहे। ठीक है, और उन्होंने एक दिन अगर काम किया है 7 आवर्स एग्जाम्पल के हिसाब से, तो एक काम करते हैं इसको 700 कर देते हैं। ठीक है, और उन्होंने इफेक्टिव 7 आवर्स काम किया, तो यहाँ पर हो गया 100। ठीक है, 100 पर आवर बेसिस पे हम लोगों ने उनको पेमेंट किया है, काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, जो भी हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया कि जो भी पेमेंट होगा उसको हमें इफेक्टिव आवर्स से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें इफेक्टिव वेज रेट मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला जाता है कि कैलकुलेट करो इफेक्टिव वेज रेट। ठीक है, तो ये इफेक्टिव वेज रेट इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। वेज रेट पर आवर का मतलब 1 घंटे के लिए लेबर को कितना पेमेंट कर रहे हैं, इफेक्टिव का मतलब हो जाता है प्रोडक्टिव जो आवर है उसी को लेना है। ठीक है, मतलब नॉर्मल आइडल टाइम को लेस कर देना है। अच्छा, और एबनॉर्मल का यहाँ पर क्यों कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला एबनॉर्मल आइडल टाइम की वजह से जो पेमेंट हो रहा है वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, वो वेजेस का पार्ट, मतलब उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड नहीं कर सकते, फिर पर आवर निकाल के फायदा क्या है। इसीलिए हमेशा इफेक्टिव आवर का मतलब होता है कि हमें एक्चुअल जो भी टाइम पीरियड इन्होंने मतलब डिवोट किया है माइनस नॉर्मल आइडल टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, किस तरीके से लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। एनी टाइप ऑफ पेमेंट दैट इज पेड टू ए पर्सन फॉर वर्किंग इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो इनको जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं तो ये हम लोगों को बोला जाता है लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि बेसिक सैलरी, मतलब जब कोई काम के लिए जाता है तो उनको जो पेमेंट करने का बात होता है उनको हम लोग बोल सकते हैं सैलरी, वेजेस भी बोल सकते हो, सैलरी या वेजेस। ठीक है, और क्या मिल सकता है, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस भी दिया जाता है, महंगाई के साथ कोप अप करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, डियरनेस अलाउंस दिया जा सकता है, और क्या दिया जा सकता है, अदर
अलाउंस, अगर और कोई अलाउंस है वो भी दिया जाता है। अब ये सब ना डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कौन क्या देगा नहीं देगा वो उनके साथ जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर। जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, और ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, एटसेट्रा, और भी कुछ हो सकता है। अच्छा, और क्या दिया जा सकता है? बोनस, बोनस दिया जा सकता है, और परक्विजिट, ठीक है, ये सब दिया जा सकता है। तो ये जो भी दिया जा रहा है इसका जो टोटल है, इसको ये एम्प्लॉय के पॉकेट में डायरेक्टली जाता है, ठीक है, ये एम्प्लॉय के पॉकेट में डायरेक्टली जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इन पॉकेट, ठीक है, डायरेक्ट इन पॉकेट मतलब इम्प्लॉय के पॉकेट में डायरेक्टली जाएगा। कुछ ऐसा भी है जो इम्प्लॉय के पॉकेट में इनडायरेक्टली जाता है, हाँ ऐसा भी कुछ है जो कि इम्प्लॉय के पॉकेट में इनडायरेक्टली जाता है, जैसे कि पीएफ का पैसा, ईएसआई, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये सब। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन क्या क्या होता है, तो ये हम बता देते हैं कैसे करके इसका कैलकुलेशन होता है। इसका डिटेल्स तुम लोगों को टैक्स में लगेगा, यहाँ कॉस्ट में जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड बताते इसका कैसे काम होता है, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, ग्रेचुइटी, पेंशन, ठीक है, ये सब भी पेमेंट होता है। ये क्यों लेबर कॉस्ट में आ रहा है ये हम बता देते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये जो अभी हम लोगों ने लिखा ये है इनडायरेक्ट पॉकेट में जाता है, ठीक है, ये जो खर्चा है ये जाता है इनडायरेक्टली इन पॉकेट, और ये दोनों मिला के यहाँ पर इसका टोटल कर लेते हैं, ये दोनों मिला के मतलब ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का नहीं है, ठीक है, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये ऐड करके इसके नीचे लिखा है, ये यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो ये दोनों मिला के आ जाता है टोटल लेबर कॉस्ट, ठीक है, टोटल लेबर कॉस्ट। अच्छा, अब इसका देखो ये टोटल लेबर कॉस्ट जो है इसमें देखो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअली क्या होता है जो पेमेंट का सिस्टम होता है ना, लेबर लोगों को जो पेमेंट का सिस्टम होता है वो कैसे होता है, देखो यहाँ पर लेबर, ठीक है, लेबर को हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर लेबर यानी कि हम लोग का इम्प्लॉय कॉस्ट या जो भी है, ठीक है, इसको इम्प्लॉय कॉस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, ये लेबर कॉस्ट को ना हम लोग इम्प्लॉय कॉस्ट भी बोल सकते हैं, इम्प्लॉय कॉस्ट। इसको ना नीचे नहीं लिख के यहाँ लिखते हैं, नहीं तो स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले दो डिपार्टमेंट का जरूरत होता है, ठीक है, इसका डिटेल्स भी हम लोग आगे पढ़ेंगे लेकिन एक बार हम बता देते हैं। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है और एक हम लोगों का पर्सोनल डिपार्टमेंट होता है, पर्सोनल डिपार्टमेंट यानी जो कि एचआर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है और पर्सोनल डिपार्टमेंट का काम क्या है ये पहले समझ लेते हैं। तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम है कि कौन सा एम्प्लॉय कब आया, कितना देर काम किया, कब चला गया, ठीक है, मतलब बेसिकली अटेंडेंस और टाइम डिटेल्स का जो है मतलब कलेक्ट करना, ठीक है। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, अटेंडेंस एंड टाइम डिटेल्स, ठीक है, अटेंडेंस और टाइम डिटेल्स मेंटेन करना, ठीक है। अच्छा, और पर्सनल डिपार्टमेंट का काम क्या है, एम्प्लॉय का डिटेल्स मेंटेन करना, मतलब कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करता है क्या नहीं करता है, उनको क्या सैलरी स्केल पे रखा गया है, क्योंकि यही अपॉइंट करते हैं ना, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। तो एम्प्लॉयज डिटेल्स जैसे कि इनका वेजेस का रेट क्या है, वेजेस रेट मतलब कितना करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर अगर सैलरी दे रहा है तो कितना सैलरी दे रहा है, ठीक है, ये सब चीज का डिटेल्स कौन मेंटेन करता है, पर्सोनल डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये अपना अपना डिटेल्स किसको भेजते हैं, ये अपना डिटेल्स और ये भी अपना डिटेल्स भेज देते हैं पेरोल डिपार्टमेंट को, ठीक है, यहां पर लिखेंगे
पेरोल डिपार्टमेंट को ये अपना डिटेल्स भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, पेरोल डिपार्टमेंट का काम क्या है? पेरोल डिपार्टमेंट का काम है सैलरी शीट या वेजेस शीट प्रिपेयर करना। सैलरी शीट या फिर वेजेस शीट को प्रिपेयर करना, ठीक है। अच्छा, प्रिपेयर करने के बाद वो ये किनको भेज देंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। ये किसको भेज देते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। और वो क्या करते हैं? उनका दो काम रहता है। एक होता है पेमेंट, ये इस मतलब ये सैलरी शीट जो है, जो इनको भेज दिया जाता है, फिर इनको ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पेमेंट टू एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज को कितना पेमेंट करना है, और पेमेंट टू स्टैट्यूटरी बॉडीज। समझाते हैं इसका मतलब, ठीक है। पहले ये जो है एक बार समझ लो कि जो मतलब एम्प्लॉय को जब पेमेंट किया जाता है तो किस तरीके से जो है सर्कल मूव करता है। सबसे पहले जिन लोगों को काम पे रखा गया उनका डिटेल्स रहता है किसके पास? पर्सोनल डिपार्टमेंट के पास उनका डिटेल्स रहता है, उनको कितना पेमेंट किया जाएगा ये सब डिटेल्स रहता है। फिर टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के पास रहता है कि कौन सा वर्कर कौन कितने दिन काम किया। मान लो किसी को एक महीने में 25 दिन काम करना था, बट उन्होंने 20 डेज ही काम किया, फॉर सम रीजन उन्होंने 5 डेज जो है ऑफ रखा या छुट्टी लिया, कुछ भी, ठीक है। तो फिर उनको पेमेंट 25 दिन, अगर डेज वाइज है तो उनको पेमेंट जो है 25 दिन का नहीं होकर 20 डेज होगा। मतलब जैसे उनके साथ बात हुआ है उसी हिसाब से उनका पेमेंट कट होगा या फिर नहीं भी हो सकता है। अब वो तो डिपेंड करता है क्या एग्रीमेंट हुआ है कि उनका ईयरली कितने सारे जो है हॉलीडे माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, वो तो बहुत सारा कंसेप्ट हो गया ना। तो अब अलग अलग तरीके से वेरी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आने से पैसा कट होगा ही और होगा भी नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। वो उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसी हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। लेकिन हम इतना बताना चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। तो इनके पास डिटेल्स रहता है कौन काम कर रहा है, कितने पे स्केल में काम कर रहा है। इनके पास डिटेल्स रहता है कि कौन कितने दिन काम किया, कितना छुट्टी लिया, कितने बजे आया, कितना बजे गया। अब ये पेरोल डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है, फिर ये अपना सैलरी शीट बनाते हैं, फिर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को भेजते हैं और वो ये चेक करते हैं कि पेमेंट टू एम्प्लॉइज कितना है और पेमेंट टू स्टैट्यूटरी बॉडीज कितना है। और स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब क्या हो गया? ये देखो, स्टैट्यूटरी डिडक्शन क्या होता है समझाते हैं। स्टैट्यूटरी डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन का मतलब प्रोविडेंट फंड। पहले लिख लेते हैं फिर हम समझा देंगे, पहले लिख लो। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, प्रोफेशनल टैक्स। इस तरीके का बहुत सारा स्टैट्यूटरी पेमेंट होता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी डिडक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। ये कैसे होता है? जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे तुम लोग ये टैक्स में पढ़ते हो या पढ़े हो या नहीं पढ़े हो तो पढ़ लोगे, ठीक है, सैलरी में। तो जैसे मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर मान लो काम करते हैं मिस्टर एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इनको जो है एक मान लो इनको एक सैलरी दिया जाता होगा, कुछ भी एक अमाउंट, ठीक है। इनको कुछ भी एक अमाउंट सैलरी दिया जाता होगा, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे मान लो इनको सैलरी दिया जाता है, एक अमाउंट ले ही लेते समझाने के लिए, सपोज 10,000 पर मंथ सैलरी दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जब रिटायर करेंगे तो इनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि ये अपने आगे का जिंदगी जो है सही तरीके से जी पाए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में इतना दिन काम किया, फिर एक सर्टेन एज के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, फिर इंसान का फिर चलेगा कैसे, ठीक है। अगर वो जिंदा रहे तो उनका खाना पीना सारी चीजों का तो खर्चा होगा, ठीक है। तो फिर वो अपना जिंदगी मेडिसिन वगैरह हो सकता है, एज होने पे बहुत सारी चीजों का रिक्वायरमेंट हो सकता है, फिर वो कैसे फुलफिल होगा? तो रिटायरमेंट के टाइम पे इसीलिए देखो इस तरीके का चीज मिलता है, जैसे कि ये ग्रेचुइटी हो गया, पेंशन हो गया, इस तरीके का चीज मिलता है। तो यहाँ पर क्या ये अचानक से ऑर्गेनाइजेशन दे देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि इन एबीसी लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, अपने इम्प्लॉय के लिए अपने तरफ से कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे होता है? जैसे हम प्रोविडेंट फंड का ही बता रहे, इनके सैलरी से हम लोग एक अमाउंट कट कर लेंगे। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 1,000 रुपीज कट कर लिया, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी अपने तरफ से, मतलब इम्प्लॉयर, ठीक है, जो इम्प्लॉयर है जिन्होंने इनको काम पे रखा है, ये भी अपने तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन डाले
डालेंगे 1000 रुपए। जितना इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इनके 2000 रुपए कहां पर जमा हो जाएंगे, 2000 रुपए सपोज हर मंथ जमा हो जाते हैं उनके पीएफ में। जब उनका रिटायरमेंट होगा तो उनको ये दे दिया जाएगा, ठीक है। अब पीएफ में ये चला जाता है, ठीक है, पीएफ में ये अमाउंट डिपॉजिट होता जाता है और रिटायरमेंट के टाइम पे ये पैसा इनको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा, अब इसका मतलब हम लोग का कॉस्टिंग कितना हो गया। अगर हम लोग कॉस्टिंग देखें, मतलब मिस्टर एक्स को रखने का खर्चा देखें तो कितना हो जा रहा है। देखो मिस्टर एक्स को रखने का खर्चा है, हम लोग उन्हें 10,000 तो दे रहे हैं, उनका 1,000, देखो हम लोग तो 10,000 पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनका इन हैंड सैलरी 9,000 होगा क्योंकि उनके 1,000 हम लोग काट रहे हैं, लेकिन पे तो 10,000 कर रहे हैं ना। हमारा 1,000 मतलब एबीसी लिमिटेड का बात करें, उनका 1,000 ही तो यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। तो ये सोचो कि इनको रखने का टोटल खर्चा कितना हो गया। इनको रखने का टोटल खर्चा हो गया 11,000। सोच के देखो क्यों 11,000। 10,000 हम लोगों को उनको देना है, लेकिन उनको 9,000 देंगे, ये बात अलग है। देखो जब मिस्टर एक्स आएंगे मंथ के एंड में कि मुझे मेरा पेमेंट कर दो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनके हाथ में 9,000 थमा देंगे, सही बात है। लेकिन 1,000 इनको नहीं दे रहे, लेकिन इनके नाम का जो पीएफ बना रखे वहां तो 1,000 डाल रहे हैं, मतलब हमारा तो 10,000 का खर्चा है, ऊपर से इनके बराबर हम लोग और भी 1,000 डाल रहे हैं, ठीक है। तो 9, 10, 11, तो हमारा कॉस्टिंग कितना हो गया, 11,000 का हो गया। तो ये सब चीज हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा लेबर कॉस्ट जो है वो मतलब 9,000 है, तो ये गलत हो जाएगा, ये 10,000 है। मतलब एक्चुअली हम लोग का कॉस्टिंग कितना निकल के आ गया, कॉस्टिंग निकल के आ गया हम लोग का 11,000। तो एक्चुअली हम लोग इम्प्लॉय को कितना दे रहे हैं, 9,000, ठीक है। और उनके नाम का जो हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी के हिसाब से जो पीएफ बोलो या फिर जितने सारे स्टैट्यूटरी बॉडी मैंने यहाँ पर लिखे, तो मान लो स्टैट्यूटरी बॉडी पीएफ के लिए अगर हम लोग ये एग्जांपल लिए थे, तो पीएफ में जा रहा है 2,000, ठीक है। तो 9,000 प्लस 2,000 11,000 इनका पेमेंट हो जाएगा। इसीलिए जब मैंने ये लिखवाया कि कैसे हमें कैलकुलेशन करना चाहिए प्रोफोर्मा, तो हम लोगों ने ये लिखा कि इनको क्या क्या सैलरी वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। और अगर इंप्लॉइज का कंट्रीब्यूशन है तो भी हमें उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लेबर कॉस्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इनको जो पेमेंट दिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल तो उतना सारा चीज ले नहीं सकते, मैंने सिर्फ सैलरी लिया, तो सैलरी जो पेमेंट कर रहे हैं वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ हम लोग जो भी इनके लिए स्टैट्यूटरी डिडक्शन हो रहा है उसका भी एडिशन करना पड़ेगा, जिसके लिए ये वाला पोर्शन बना हुआ है इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वो भी ऐड हो जाएगा। तो वो ऐड होने से हमें मिलेगा टोटल। अब ये इनडायरेक्ट इन पॉकेट क्यों है, क्योंकि ये इनको डायरेक्टली थोड़ी ना मिल जाता है, ये तो कुछ एक सर्टेन टाइम में मिलता है ना। जैसे चोट वोट लगने से ईएसआई होता है, और ग्रेचुटी वगैरह जो है रिटायरमेंट के टाइम पे, पेंशन के टाइम पे पीएफ भी उसी तरीके से होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें कैलकुलेशंस वगैरह करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग बहुत सारा चीज इसका ओवरव्यू तो समझ लिए, अब हम लोग चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने लास्ट कहां पर कंप्लीट किया, लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पे, तो उसी पे हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि इलस्ट्रेशन 1 देखो क्या बोला है, एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी गेट्स द फॉलोइंग एमुलमेंट्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है। बेसिक पे है 10,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस है 2,000 पर मंथ, बोनस भी मिलता है इनको 20% ऑफ सैलरी एंड डीए ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, सैलरी और डीए का 20% इनको बोनस मिलेगा। तो जैसा बोला है हम लोग वैसे ही कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। फिर बोल रहे हैं अदर अलाउंसेस में ये मिल रहा है 2,500 पर मंथ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। अच्छा, ये सब बताए कि क्या क्या मिल रहा है, मतलब इनका बेसिक सैलरी है, डीए है, बोनस है, बोनस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं दिया, अदर अलाउंस दे दिया है, एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, मतलब स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ठीक है, ये है 10% ऑफ सैलरी एंड डीए, ये इनको पे करना पड़ेगा। हम लोग को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, एक्स वर्क्स फॉर 2,400 आवर्स पर एनम, मतलब ईयरली 2,400 आवर्स ये काम करते हैं, आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम। नॉन प्रोडक्टिव तो दो वजह से हो सकता है, मतलब मेन तो आइडल टाइम है, नॉन प्रोडक्टिव का मतलब आइडल टाइम बिताया होगा, लेकिन रीजन क्या था, नॉर्मल या एबनॉर्मल, उसके ऊपर डिपेंड करके तो हमें अपना जो है ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो हमें बता ही दिया है कि नॉर्मल आइडल टाइम है, तो मतलब नॉर्मल आइडल टाइम है, इसका मतलब नॉर्मल वर्क करते हुए रूटीन वर्क से रिलेटेड आइडल टाइम है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स। इफेक्टिव आवरली कॉस्ट मतलब वही इफेक्टिव
आवरली रेट, रेट बोलो या कॉस्ट बोलो, मतलब हम लोग को ये कैलकुलेट करके देना है। इफेक्टिव आवरली रेट मतलब उन्होंने कितना टाइम प्रोडक्शन किया, ये वाला कैलकुलेट करके देना है, कितना टाइम प्रोडक्शन किया और उसके बदले उनको कितना पेमेंट मिला, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इफेक्टिव आवरली रेट या इफेक्टिव आवरली कॉस्ट जो भी बोलो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल पेमेंट क्या है। देखो इफेक्टिव आवरली रेट कैसे निकलता है, अभी हम लोगों ने देखा टोटल पेमेंट क्या है और इफेक्टिव आवर निकालना पड़ेगा। तो टोटल पेमेंट निकालेंगे तो इन्हें जो भी मिल रहा है, टोटल पेमेंट कैसे निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा, ऐसे। ठीक है, टोटल पेमेंट इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो एक करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, तो देखो समझ जाओगे। इलस्ट्रेशन 1, स्टेटमेंट showing computation of effective hourly cost of employee X, X था ना, हाँ ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स पर मंथ पर एनम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मंथली डिटेल्स ही दिया हुआ है सारा, लेकिन जो टाइम दिया हुआ है ना कि कितने टाइम इन्होंने काम किया, वो ईयर बेसिस पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर हमें इफेक्टिव आवरली कॉस्ट निकालना है, तो अगर हम लोग टोटल कॉस्ट को अगर मंथली लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंथली कैलकुलेशन दिया हुआ है सारे चीजों का, तो अगर हम लोग टोटल कॉस्ट को मंथली लिखते हैं तो आवर भी तो मंथली यूज करना पड़ेगा, बट हमारे पास जो है मंथली नहीं है, हमारे पास आवर जो है वो ईयरली दिया हुआ है। तो हम लोग इस मंथली को ईयरली ट्रांसफर अगर कर लेते हैं टोटल कॉस्ट को, तो यहाँ पर ईयरली से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने दो तरह का कॉलम ही बना दिया है। तो सबसे पहले है बेसिक पे, बेसिक पे है 10,000 पर मंथ, तो ईयरली हो जाएगा 1,20,000। 12 से मल्टीप्लाई ईयरली निकालने के लिए। डियरनेस अलाउंस 2,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 2,000 पर मंथ। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल ऐड होते जाएगा। 2,000 पर मंथ, 2,000 इंटू 12 यानी 24,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोला है बोनस मिलता है 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, तो ऐड कर देते हैं बोनस। ये मिलेगा 20% ऑफ सैलरी कितना है 10,000 और डीए कितना है 2,000, तो 12,000 का 20%, तो 12,000 का 20% कितना हो जाएगा। हाँ बोलो, आवाज ये लो ना। 2,400, और इसका 12 से मल्टीप्लाई करने से ईयरली आ जाएगा 28,800। ठीक है, अच्छा बोनस के बाद क्या मिल रहा है, अदर अलाउंस 2,500 पर मंथ, तो यहाँ पर लिखेंगे अदर अलाउंस 2,000, यहाँ पर लिखते रहे गलती से, 2,000 पर मंथ 500, 2,500, तो 2,500 इंटू 12, तो ये हो गया 30,000 पर एनम। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो ये भी ऐड होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा, ये तो हमें उनको पेमेंट करना ही है, साथ ही साथ हमें हमारे तरफ से जो कंट्रीब्यूशन करना है वो भी हमारा कॉस्ट में ही आ जाएगा। वो लॉजिक मैंने समझाया। ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों का 9,000 खर्चा है मिस्टर एक्स को रखने का, तो गलत होता है। हम लोग का खर्चा 9,000 और 1,000 उनके पीएफ में इनसे ही कट करके डाल रहे हैं, एक हम लोग डाल रहे हैं अपने तरफ से, तो टोटल खर्चा 11,000 वही हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कहां पर है, स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम दे दिया है, टू पीएफ। ठीक है, टू पीएफ कितना देना पड़ेगा बता दिया, 10% ऑफ सैलरी एंड डीए, जितना बोलेगा उतना ही। ठीक है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। 10% ऑफ सैलरी एंड डीए, सैलरी था 10,000 और डीए है 2,000।
তো 12,000 হ্যাঁ কত হচ্ছে 1,200 হ্যাঁ 1,200 into 12 14,400 ठीक है। अच्छा और तो कुछ था नहीं, टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पे मंथली और जो है ये दोनों निकल जाएगा 10,000 2,000 12 13 14 14,400 प्लस 2,500 14,000 प्लस 2,500 प्लस 1,200 18,100 ठीक है। इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वाला डेटा मिल जाएगा, बार बार ऐड करने का जरूरत नहीं है। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। अगर तुम लोग पूरा ऐड करोगे तो भी जो होता है ना, और अगर हम लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे बात एक ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल लेबर कॉस्ट पर मंथ पर एनम। ठीक है, हम लोग को निकाल के देना है इफेक्टिव आवरली रेट। तो सबसे पहले निकालेंगे इफेक्टिव आवर। इफेक्टिव आवर क्या होता है, एक्चुअल वर्किंग आवर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, तो एक्चुअली वर्किंग आवर्स हम लोग का इफेक्टिव आवर्स दिया हुआ है फॉर ए ईयर। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पर एनम में दे रखा है। तो 2,400 माइनस 400, तो ये हो गया 2,000 आवर्स पर एनम। ठीक है, पर एनम। अब हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव आवरली रेट। टोटल लेबर कॉस्ट जो भी हम लोगों को पेमेंट करना पड़ा और हमें जितना टाइम प्रोडक्टिव आवर मिला, मतलब इफेक्टिव वर्किंग आवर। इफेक्टिव का मतलब ही होता है जिसमें हमें प्रोडक्शन मिला। तो टोटल लेबर कॉस्ट इफेक्टिव वर्किंग आवर हम लोग का है 2,000 आवर्स पर एनम। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,000 आवर्स पर एनम, और ये वाला लेना पड़ेगा 2,17,200। No, 188.6. 1,108 ना, 188. No, ma'am, 188. 188। अच्छा 108.60 হ্যাঁ 10 হচ্ছে, একবার দেখো ভুল হচ্ছিল মনে হচ্ছে কিছুটা। 108.60 এরকম আসবে। ভুল করে কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, तो ये देखो ये इफेक्टिव आवरली रेट निकल गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था उसी के ऊपर एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, जैसे कि इलस्ट्रेशन 2 ये वाला देखो। In a factory working 6 days in a week and 8 hours each day, a worker is paid at the rate of 100 per day. बेसिक पे बेसिक प्लस डीए 120% ऑफ बेसिक। अच्छा, बोल रहा है एक फैक्ट्री जो है जहां पर काम होता है 1 वीक में 6 डेज। ठीक है, इतना दिन काम होता है। वैसे 1 वीक इक्वल टू 7 डेज होता है, एक दिन छुट्टी रहता होगा। 1 वीक इक्वल टू 6 डे, इतना दिन काम होता है। 8 आवर्स ईच डे। ठीक है, 8 आवर्स पर डे। ए वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 100 पर डे। वर्कर को पेमेंट कैसे किया जाता है, 100 पर डे के बेसिस पे। पर डे बेसिक है, मतलब ये नॉर्मल है, प्लस
पे किया जाता है डीए, जो कि है एट द रेट ऑफ 120% ऑफ बेसिक। तो डीए कितना हो जाएगा, 100 रुपीज जो पर डे मिल रहा है, बेसिक है वो, ये बेसिक है, इसी बेसिक का 120% डीए होगा। मतलब 100 का 120% करने से जितना आएगा उतना डीए होगा। 100 का 120% 120 होता है, तो 100 प्लस 120 हो जाएगा, ये बेसिक और ये डीए हो गया। ठीक है, ही इज अलाउड टू टेक 30 मिनट्स ऑफ ड्यूरिंग हिज आवर शिफ्ट फॉर मील ब्रेक, मतलब नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि जो है खाना खाने के लिए इनको 30 मिनट्स दिया जाता है, ये पहले से ही बता दिया गया है कि 30 मिनट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, ब्रेक मतलब मील ब्रेक, तो ये नॉर्मल आइडल टाइम हो गया। 10 मिनट्स रेसेस फॉर रेस्ट, ठीक है, 10 मिनट्स दिया जाता है रेस्ट के लेने के लिए, तो ये भी नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, ये तो नहीं बोल रहा कि वर्कर बैठ के टाइम बर्बाद कर रहा है या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, ये सब नॉर्मल आइडल टाइम है, रेस्ट लेने के लिए और जो है इनको खाना खाने के लिए। ठीक है, टाइम दिया गया। ड्यूरिंग ए वीक हिज कार्ड, मतलब एक कार्ड होता है ना जहां पर लिखा हुआ रहता है इन्होंने कितना काम किया। ठीक है, जहां वो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के पास होता है वो वाला, तो इस कार्ड शोज दैट हिज टाइम वाज चार्जेबल टू, इन्होंने जॉब एक्स, मतलब 3 तरह का काम हुआ है फैक्ट्री में, तीनों काम में वो प्रेजेंट थे, जॉब एक्स में भी, जॉब वाई में भी, जॉब जेड में भी, ये नाम है, अलग अलग जॉब का नाम है। ठीक है, जॉब वर्क होता है, जॉब वर्क का मतलब होता है कस्टमर के डिमांड पे जो हम लोग काम करते हैं। ठीक है, वो जॉब होता है, मतलब हम लोग अपने मन से बना के रख रहे हैं, स्टॉक करके बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है, कस्टमर ने डिमांड दिया कि मुझे ये सारा चीज चाहिए, उस हिसाब से बना के दे रहे हैं। तो जॉब एक्स में इन्होंने 15 आवर्स कंट्रीब्यूट किया, जॉब वाई में 12 आवर्स, जॉब जेड में 13 आवर्स। द टाइम नॉट बुक्ड was wasted while waiting for a job। अच्छा, बोल रहा है कि टाइम बुकिंग नहीं हुआ है उस बात का, मतलब यहाँ पर टाइम देखो, एक तो बताया है कि इन्होंने कितना टाइम काम किया, अच्छा टाइम तो नहीं बताया कितना टाइम होगा, उसका हमें एक बेसिस दे दिया है कि नॉर्मली एक वर्कर को कितना टाइम काम करना पड़ता है। बोल रहा है टाइम नॉट बुक्ड, जो टाइम बुकिंग नहीं हुआ है वो वेस्ट हो गया, मतलब बेकार हो गया। क्यों हो गया, एक जॉब से दूसरे जॉब में जाने के लिए वेट करने के लिए, जैसे मान लो जॉब एक्स खत्म हो गया, उसके बाद जॉब वाई जब स्टार्ट होगा तभी ना वो भी अपना टाइम, मतलब अपना काम कर पाएंगे। अगर इस बीच में कुछ गैप हो रहा है तो उनको वेट करना पड़ रहा है जॉब एक से जॉब वाई में ट्रांसफर होने के लिए, तो जो वेटिंग टाइम है वो वेस्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब ये वेस्ट होने का मतलब क्या हो गया, वेस्टेज बोल रहा है, ये नॉर्मल बात नहीं है, फिर एबनॉर्मल आइडल टाइम हो जाएगा, वेस्टेज है ना। तो इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ वर्कर फॉर द वीक। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये बताना है कि कैसे हम लोग वर्कर का वेजेस उस वीक के लिए एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग को बताना है कि मतलब उनको हमें जो वेजेस देना है उसका एलोकेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनको जो है एक दिन का पेमेंट तो हमें दिख रहा है, हमारा पूरा कैलकुलेशन 1 वीक के बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा डिटेल्स हमें 1 वीक के लिए चाहिए, मतलब 1 वीक में एक वर्कर कितना काम करता है टाइम। ठीक है, उसमें उनका कितना नॉर्मल आइडल टाइम होता है, तो इफेक्टिव वर्किंग आवर निकल जाएगा। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि एबनॉर्मल आइडल टाइम भी है कुछ। ठीक है, तो वो भी देखना पड़ेगा। और हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि उनको पेमेंट हम लोग कितना करेंगे। ठीक है, उनका बेसिक और डीए ये दो ही चीज मिलता है, ये बता दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि 1 वीक में कितना टाइम काम करना पड़ेगा। अगर इनका काम करने का जो प्रोसेस है कुछ इस तरीके से है कि इनको 6 दिन, एक हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है। ठीक है, एक हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है और एक दिन में 8 घंटा, तो मुझे बोलो एक हफ्ते में इनको कितना टाइम काम करना पड़ेगा। मेरा पहला 48 क्वेश्चन ये, आवर्स 48 आवर्स, करेक्ट, 48 आवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में काम करते हैं 8 घंटा। ठीक है, 1 डे इक्वल टू 8 आवर्स, और एक दिन में 8 घंटा काम करना है और 6 दिन काम करना है एक हफ्ते में, क्योंकि हम लोग वीकली निकाल रहे हैं। ठीक है, और इनका वीक मतलब 7 नहीं है, 6 डेज है, जितना दिन काम होगा उतना ही मानेंगे, 8 आवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 आवर्स। तो नॉर्मली 1 वीक में 48 आवर्स काम करना पड़ेगा कोई भी वर्कर को। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं टोटल working hours in a is into 8 hours per day। 48 आवर्स। ठीक है, ये निकल गया।
अच्छा, अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इफेक्टिव वर्किंग आवर क्या है। उसके लिए हम लोग नॉर्मल आइडल टाइम को लेस कर देंगे। तो नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो लिख लेते, एक बोला था जो है मील ब्रेक और एक बोला था रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल आइडल टाइम पर डे। ये लेकिन पर डे बोला है, हमें वीकली ट्रांसफर करना है। ठीक है, पर डे कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स एक है मील ब्रेक और एक हो जाएगा रेस्ट। 40 मिनट्स। हाँ, 30 मिनट्स और 30 मिनट्स और 10 मिनट्स, ये हो गया 40 मिनट्स, लेकिन ये आ रहा है पर डे। ठीक है, तो नॉर्मल आइडल टाइम पर वीक कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें सारा डिटेल्स वीक में चाहिए। 40 मिनट्स पर डे इंटू 6 डेज करना पड़ेगा, क्योंकि वीक यहाँ पर वीक मतलब 7 मत कर दो, क्योंकि वो 6 दिन काम करते हैं, एक दिन उनको नहीं करना पड़ता है, छुट्टी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 240 मिनट्स। 240 मिनट्स वीकली आइडल टाइम हो गया। अब हम लोग निकालेंगे वीकली इफेक्टिव वर्किंग आवर। फोर्टी 8 आवर्स पूरा वो टाइम देते हैं, लेकिन उसमें 240 मिनट्स जो है इनका जो है लॉस हो जाता है, मतलब सॉरी आइडल टाइम होता है, लेकिन ये मिनट्स में है, ये आवर्स में है, तो हमें इसको भी आवर्स में कर लेना चाहिए। 48 आवर्स और 240 मिनट्स मतलब कितना आवर, 60 से डिवाइड करने से मिलेगा 2.67। 2 पॉइंट नहीं 4 आवर्स ना, ये मिनट है ना, मिनट को 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तब ना आवर मिलेगा, है ना, गलत हो रहा था। 60 मिनट से डिवाइड करो 4 घंटा, 4 घंटा मतलब 240 मिनट्स, तो ये हो गया 44 आवर्स। ठीक है, 44 आवर्स इतना इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या बोल रहा है, ये हम लोगों का निकल के आ गया इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना है। अब इन्होंने कितना कितना टाइम डिवोट किया वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि एबनॉर्मल वर्किंग आवर कितना है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हमारे हिसाब से तो निकल के आ रहा है कि इन्होंने 44 आवर्स काम किया होगा, लेकिन इन्होंने कितना आवर्स काम किया है अलग अलग जॉब पे वो हमें दिया हुआ है। हम लोग टोटल करते हैं, देखते हैं 44 होता है कि नहीं, होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो क्या होगा, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। ये बोल दिया है ना, द टाइम नॉट बुक्ड वाज वेस्टेड। ठीक है, जो बुक नहीं हुआ वो वेस्टेड है, क्योंकि एक जॉब से दूसरे जॉब में जाने के लिए वेटिंग टाइम था, तो ये एबनॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल आवर्स चार्ज टू ईच जॉब 15 आवर्स। एक जॉब में उन्होंने 15 आवर्स जो है टाइम दिए, फिर 12 और 13, 12 आवर्स और 13 आवर्स, तो इन्होंने टोटल 10 10 10 30 30 और ये हो गया 5 + 2 7 + 3 10, मतलब 40 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, 40 आवर्स आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इनका प्रोडक्टिव आवर्स एक्चुअली में 40 आवर्स है, क्योंकि हमें डिटेल्स दिया हुआ था तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो एक्चुअली में 40 आवर्स हो गया। तो वेस्टेड टाइम कितना हुआ, टाइम वेस्टेड वेटिंग फॉर जॉब। ठीक है, मतलब एक जॉब से दूसरे, वेटिंग फॉर ए जॉब। ठीक है, एक जॉब के लिए जब हम लोग वेट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 44 आवर्स माइनस 40 आवर्स, तो ये हो गया हम लोग का 4 आवर्स, जिसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि बोला है ना वेस्ट हुआ है वेट करने के लिए। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन नहीं कर पाए। मतलब क्या हो गया, देखो एक्चुअली वर्कर ने 48 आवर्स टोटल टाइम डिवोट किया जहां पर उसका वर्किंग प्लेस है। ठीक है, लेकिन उसमें उसने प्रोडक्टिव आवर कितने बिताए, प्रोडक्टिव आवर कितने बिताए और नॉर्मल आइडल टाइम कितना गया उनका, और एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना गया। देखो नॉर्मल आइडल टाइम हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, हम लोगों ने ऐड करके सिर्फ उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, ये रहा 4 आवर्स, नॉर्मल आइडल टाइम 4 आवर्स, ये हमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उस हिसाब से हम लोगों ने वीकली निकाल लिया। और जो
प्रोडक्शन आवर है वो हम लोग का कितना हो रहा है, प्रोडक्शन आवर इसका मतलब हम लोग का हो जा रहा है, अच्छा एबनॉर्मल भी हम लोगों ने निकाल लिया, हम लोगों ने देखा कि 44 आवर्स, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया वहां से लेस कर दिया हम लोग का ये इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, ठीक है, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स 44 है, और एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना हो गया 4 आवर्स हो गया, ठीक है 4 आवर्स, तो ये हम लोग का प्रोडक्शन हुआ 40 आवर्स, प्रोडक्शन रिलेटेड काम उन्होंने 40 आवर्स किया, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन था उसके हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, आवर्स का कैलकुलेशन तो हो गया कि इनको कितना वेजेस मिलेगा, तो देखते हैं वेजेस कितना हो रहा है, टोटल वेजेस फॉर ए डे, एक दिन का वेजेस हमें दे रखा है, एक दिन का वेजेस देख लो कितना, एक दिन का वेजेस है यहाँ पर ये रहा 100 बेसिक प्लस डीए 120%, ठीक है, तो ये ऐसे दिया हुआ है बेसिक प्लस डीए जो कि है 120% ऑफ बेसिक, और बेसिक हमारा पर डे बता रखा है 100 रुपया 100, और यहाँ पर हो गया 100 इंटू 120% डीए, तो 100 प्लस 120 यानी 220 पर डे, तो वीकली निकालना पड़ेगा, वेजेस फॉर ए वीक, ठीक है, वीकली कितना आ जाएगा 220 पर डे इंटू 6 डेज, ठीक है, क्योंकि 6 दिन के हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा, 220 इंटू 6 1320, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव वेज रेट, क्योंकि हमें बोला है देखो निकालने के लिए यहाँ पर कितना वेजेस जो है एलोकेट कर सकते हैं, ईच जॉब में भी हम लोग निकाल लेंगे, पहले निकालते हैं इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, ठीक है, और इफेक्टिव वेज रेट पर आवर कैसे निकलता है, टोटल वेजेस, तो टोटल वेजेस पर वीक हो गया 1320, और नीचे क्या लिखना पड़ता है इफेक्टिव आवर, इफेक्टिव आवर मतलब टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम लेस करने का जरूरत नहीं होता है, वो तो क्वेश्चन में हमें बताया था, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना है, लेकिन ये हम लोग चार्ज नहीं कर सकते ना, एबनॉर्मल आइडल टाइम की वजह से कम प्रोडक्शन हुआ, उसको अगर हम लोग अपने फिनिश गुड्स में चार्ज करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, मैंने एग्जांपल दिखाया, तो हम लोग को इफेक्टिव वर्किंग आवर मतलब हमें हमेशा लेना है सिर्फ नॉर्मल आइडल टाइम अगर कुछ होता है तो वो माइनस करने के बाद, यानी 44 आवर्स, ठीक है, 48 तो टोटल था 44 आवर्स, ठीक है, अब ये हो जाएगा डिवाइड करने से, देखते हैं कितना, डिवाइडेड बाय 44, तो ये हो गया हम लोग का 30 रुपीज, ठीक है, ₹30 पर आवर, ठीक है, ये हो गया इफेक्टिव वेज रेट। अब हमें एलोकेट करके देना है, एलोकेशन करने बोला है, मतलब हर एक जॉब के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो एलोकेशन ऑफ वेजेस इन कॉस्ट अकाउंट, क्या लिखा है यहाँ पर, हाउ डू यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, एलोकेट ऑफ वेजेस, सिर्फ एलोकेट ऑफ वेजेस लिख देते हैं, एलोकेशन ऑफ वेजेस फॉर ईच जॉब, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जॉब एक्स के लिए कितना, जॉब वाई के लिए कितना, और जॉब जेड के लिए कितना, ठीक है, तो जॉब एक्स में कितना टाइम काम हुआ है 15 आवर्स, यहाँ पर 12 आवर्स था, और उसके बाद है 13 आवर्स, ठीक है, ये हो गया टाइम, और यहाँ पर लिखेंगे रेट, तो रेट कितना निकल के आया टाइम बेसिस पे 30 रेट पर आवर, ठीक है, तो ये रुपीज में है 30 30 और 30, तो यहाँ पर निकालते हैं टोटल, तो 15 आवर्स इंटू 30 450, 12 इंटू 3 360, 12 3 36, 13 3 39, 390, टोटल करेंगे तो टोटल भी पता चल जाएगा, और अलग अलग भी निकाल लिया हम लोगों ने, 450 प्लस 360 प्लस 390, तो ये हो गया 1200, ठीक है, ये हम लोग का एलोकेशन ऑफ वेजेस, एलोकेट करने का मतलब हर एक जॉब में कितना है, तो एलोकेट किया, ये यहां तक भी आंसर रख सकते थे, लेकिन मैंने टोटल भी निकाल लिया कि टोटल कितना हो रहा है, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया, और तो इसमें कुछ नहीं बोला है। अच्छा, और हाँ एक चीज हम लोग ये बता देते हैं कि ये तो हम लोग का प्रोडक्शन मतलब फिनिश गुड्स में हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब जॉब एक्स परफॉर्म किया, जो फिनिश गुड्स निकल के आया उसमें लेबर का चार्ज ये हो जाएगा, लेकिन जो 4 आवर्स जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी था एबनॉर्मल जो आइडल टाइम है
उसका भी तो पेमेंट हमें करना पड़ा। अब इनका थोड़ी ना गलती है कि इनको एक जॉब से दूसरे जॉब में जाने के लिए वेट में रहना पड़ा। तो ये जो 4 आवर्स का जो मतलब वेस्ट हुआ टाइम, उसके लिए भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा। कितना? वही 30 रुपीज करके ही पेमेंट करना पड़ेगा। हम लोग तो ये नहीं बोल सकते कि पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो कहां पर चार्ज कर देंगे? वो फिनिश गुड्स में चार्ज नहीं करेंगे, उसको हम लोग कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल कितना पैसा? 4 आवर्स जो है एबनॉर्मल आइडल टाइम है, और 30 रुपीज करके इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट तो सेम है, पेमेंट में हमें थोड़ी ना कोई चेंज करना है, क्योंकि हम लोग ये थोड़ी ना बोलेंगे मेरा टाइम बेकार हो गया हम 30 से कम देंगे। ज्यादा तो कोई देगा नहीं, ठीक है, कम देने का तो कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 120, 120, ठीक है। 120 जो है ये हम लोग का हो गया कॉस्टिंग पीएल में, हमें ये चार्ज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया एलोकेशन टू ईच जॉब, ये कैलकुलेट हो गया, और चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल ये निकल के आ गया 120। बस ये दोनों अलग अलग हम लोगों ने आंसर दे दिए। अच्छा, अब देखते हैं इलास्ट्रेशन 3, इसमें क्या बोला है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या बोला है। इसमें बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन लेकिन काफी बड़ा है, ठीक है, देखते हैं। बोल रहा है कि कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर ए मंथ एंड एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई एंड जेड। बोल रहा है कि हमें अर्निंग कैलकुलेट करके देना है ए और बी वर्कर का, ठीक है, जो डिटेल्स दिया हुआ है उसके बेसिस पे, फॉर ए मंथ, मंथली निकालना है, ठीक है, मंथ का दिया हुआ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि एलोकेट करना है इम्प्लॉय कॉस्ट को जॉब एक्स, मतलब 3 तरीके के जॉब में काम हुआ होगा, जॉब एक्स वाई जेड, उसमें इसका खर्चा एलोकेट करके दिखाना है। बेसिक वेजेस बोल दिया है दोनों का 10,000 16,000, डीए बता दिया 50%। जब कुछ नहीं बताए तो ऑब्वियसली बेसिक वेजेस पे ही डीए डिपेंड करता है, तो कुछ बता देता है तो उसको फॉलो करो, नहीं बताता है तो हमेशा 50% ऑफ बेसिक वेजेस। फिर बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑन बेसिक वेजेस बता दिया है तो इस पे लगाना है 10,000 पे 8%, 16,000 पे 8%। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बेसिक वेजेस पे 2% और 2%। ओवर टाइम इन्होंने किया है 10 आवर्स, ठीक है, इन्होंने नहीं किया है, तो जिन्होंने ओवर टाइम किया उनको ओवर टाइम का पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ओवर टाइम का पेमेंट कैसे करना है, क्या इसके बारे में हमें कोई डिटेल्स दिया हुआ है? देना तो चाहिए, देख लेते हैं। नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ 200, ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस। बोल रहा है कि नॉर्मल काम करना पड़ता है एक एक महीने में 200 आवर्स, ठीक है। ओवर टाइम जब पे करते हैं डबल द टोटल ऑफ द नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस जो होगा उसका डबल हम लोग पेमेंट करेंगे एज अ ओवर टाइम पेमेंट, ठीक है, एंड डीएनएस अलाउंस। अच्छा, नॉर्मल वेजेस और डीएनएस अलाउंस का टोटल करके जो हम लोगों का वैल्यू निकल के आएगा उसका डबल जो है ओवर टाइम के लिए पे किया जाएगा। जैसे मान लो ये दोनों मिला के अगर 10 रुपीज आ रहा है, तो ये 10 रुपीज पर आवर सपोज आ रहा है, तो ओवर टाइम का क्या हो जाएगा, 1 घंटा काम करने से ओवर टाइम 20 रुपए मिलेंगे, यही बोल रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट आर एट इक्वल रेट द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये बोल रहा है कि एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पीएफ और ईएसआई में, उतना ही एम्प्लॉयर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये नॉर्मली ऐसे ही होता है, जैसे मैंने तुम लोग को बताया 1000 और 1000 एग्जाम्पल याद आ रहा है मेरा, कि अगर ये इनसे 1000 कट होता है तो हमें भी 1000 देना पड़ेगा। द टू वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड ऑन जॉब एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। दो वर्कर जो है, वर्कर ए और बी, जिनका डिटेल्स यहाँ पर दिया गया था, वो ये 3 जॉब में जो है काम कर रहे एक्स वाई जेड, ठीक है। ओवर टाइम वॉज डन बाई जॉब वाई, ठीक है, डन ऑन जॉब वाई। ओवर टाइम एक्स ए ने किया है और जॉब वाई परफॉर्म करते वक्त ओवर टाइम करना पड़ा, ठीक है। बाकी जॉब में ओवर टाइम नहीं किया गया, इसका मतलब यही होगा क्योंकि हमें स्पेसिफिकली बता दिया है, ठीक है। आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही बताया है। हम लोग को कैलकुलेट करके क्या देना है, अर्निंग। सबसे पहले हमें ए और बी का अर्निंग कैलकुलेट करना है। तो अर्निंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारे पेमेंट का एडिशन करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। अर्निंग ऑफ ए एंड बी, पर्टिकुलर्स ए, वर्कर ए और वर्कर बी, रुपीज रुपीज लिख दिया मैंने, 10,000 16,000, 10,000
16,000। अच्छा, इसके बाद DA 50%, 50%। DA 50% ऑफ बेसिक वेजेस। कुछ नहीं बोला है तो हमेशा बेसिक वेजेस का होगा, मतलब इसका आधा यानी 5,000 और 8,000। नेक्स्ट मिल रहा है इनको कंट्रीब्यूशन टू PF। कंट्रीब्यूशन, अच्छा ये लास्ट में देना चाहिए, ठीक है, ये लास्ट में देंगे, पहले जो डायरेक्टली पॉकेट में जा रहा है वो देते हैं। कंट्रीब्यूशन टू PF, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, ये दोनों जो है स्टैट्यूटरी जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पे चला जाएगा। ओवर टाइम का पेमेंट हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, पहले ये पहले देना पड़ेगा ओवर टाइम, ठीक है। उसके लिए हम लोग बनाएंगे एक वर्किंग नोट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ओवर टाइम पेमेंट क्या होगा, वो डायरेक्टली उतने आसानी से नहीं निकलने वाला। तो ओवर टाइम पेमेंट निकाल लेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें फिर हम लोग कंट्रीब्यूशन वगैरह जो है यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये पेज पूरा रख देते हैं, ठीक है, ये पेज रख रहे हैं, पता नहीं कितना जगह लगेगा, तो हम यहाँ पर बनाते हैं ओवर टाइम पेमेंट, ठीक है। तो ओवर टाइम कितना देना पड़ रहा है, तो ओवर टाइम देना पड़ेगा नॉर्मल वर्किंग आवर्स में जो मिलता है उससे डबल, ठीक है। तो नॉर्मल वेजेस कितना है वो देखते हैं। नॉर्मल वेजेस पर आवर कितना हो जाएगा, तो देखो नॉर्मल वेजेस कितना है 10 और 5, ओवर टाइम के अलावा ए, क्योंकि ए का ही क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि ए ने ही ओवर टाइम किया है, ठीक है। तो ए को नॉर्मली 15,000 मिलता है ओवर टाइम के अलावा, ठीक है, एक मंथ में 15,000 मिलता है। और इसके बदले इन्होंने कितना टाइम काम किया है, ये देखो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 200, नॉर्मल वर्किंग आवर्स बोल रहा है, ठीक है। मतलब ये इसी से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें नॉर्मल वेज रेट मिलेगा, क्योंकि क्या निकालना है, नॉर्मल वेज रेट निकालना है। तो नॉर्मल वेज रेट का मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर्स और जो पेमेंट नॉर्मली मिलता है, तो डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाएगा नॉर्मल वेज रेट पर आवर, ठीक है। 15,000 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया आवर से, तो ये हम लोग को मिल गया ₹75 पर आवर, ये हो गया नॉर्मल वेज रेट। तो ओवर टाइम कितना हो जाएगा, इसका डबल, तो यहां पर लिखेंगे ओवर टाइम वेज रेट, या फिर डबल, क्वेश्चन में बता दिया था, ये देखो डबल द टोटल नॉर्मल वेजेस, ठीक है, डबल। तो यहाँ पर लिखते हैं 75 का डबल, 75 रुपीज पर आवर इंटू 2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 150 रुपीज, 150 पर आवर। तो हम लोगों ने रेट निकाल लिया, नॉर्मल वेज रेट और ओवर टाइम का वेज रेट, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कि कितना ओवर टाइम किया है ए ने, तो उस हिसाब से उनको पेमेंट मिलेगा। तो टोटल ओवर टाइम वेजेस कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो रेट तो पता है, इतना करके देना है, कितना टाइम ओवर टाइम हुआ है यहाँ दिया हुआ है 10 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स इंटू ₹150 पर आवर। तो ओवर टाइम के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1500, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना रुपीस, इतना, ठीक है। 15,000 सॉरी 1,500 हमें ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। तो ये वाला हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1,500 हमें ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने ओवर टाइम किया नहीं है, तो इसका टोटल आ जाता है 10 + 5 15 और 16,500, और यहाँ पर हो जाता है 16 और 8 मतलब 24 हो जाएगा, 24,000, ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट हम लोग ये निकालेंगे, अर्निंग निकालने के लिए बोला था, ठीक है। अभी देखो हम लोग को यहाँ पर बोला था अर्निंग निकालने के लिए लेबर ए और लेबर बी का, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने जो किया उसमें हम लोगों ने निकाला कि कंपनी को लेबर को रखने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि ए के पास कितना पैसा आता है मंथली, बी के पास कितना पैसा आता है। तो ए को 10,000 मिलता है, 5,000 मिलता है, ओवर टाइम किया 1,500 मिल गया, ठीक है, ये इनको मिल जाता है। ये इनका क्या हो गया, ग्रॉस वेजेस या सैलरी, क्योंकि वेजेस है तो हम वेजेस लिख रहे हैं। अब यहां पर जो कंट्रीब्यूशन करता है इम्प्लॉई, ये किसका कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, ये कौन करेगा, ये इम्प्लॉई भी करेगा एज वेल एज इम्प्लॉयर भी करेगा। यही रूल्स है, यहाँ पर बता भी दिया था, ठीक है, और मैंने तुम लोग को बताया भी इसका रूल्स कैसे होता है। मतलब जो काम कर रहे हैं उनको भी कंट्रीब्यूट करना है, और जो काम करवा रहे हैं उनको भी कंट्रीब्यूट करना है। तो अभी हम लोग ये नहीं कैलकुलेट कर रहे कि जिन्होंने काम पे रखा है उस ऑर्गेनाइजेशन को कितना खर्चा पड़ जाता है ए और बी को रखने के लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमें
बोला है कि इनका अर्निंग बताओ, मतलब ए और बी को मंथली हाथ में कितना पैसा मिलता है, तो इनको ये मिलता है, लेकिन इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है पीएफ में और ईएसआई में। तो कहां से कंट्रीब्यूट होगा, इनके जो वेजेस है वहां से ही पेमेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पर तुम लोगों ने ऐड किया था, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला था कि एक कंपनी को एक्स को रखने के लिए, एक्स एम्प्लॉय को रखने के लिए कितना खर्चा होता है, तो एक्स को उन्होंने 10,000 बेसिक पे दिया। अब इसमें से हो सकता है कट होके पीएफ में जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर पीएफ में गया है 1200, तो इनसे भी कट होके 1200 जा रहा होगा, लेकिन हम लोगों को तो 1200 पड़ ही रहा है ना। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, मैंने माइनस नहीं किया। देखो जैसे मेरा ये एग्जांपल है, ये 10,000 है, अगर हम 10,000 ले लेते हैं और उसमें 1,000 कंट्रीब्यूशन एबीसी लिमिटेड का ऐड कर देते हैं तो 11,000 आ गया। वही वाला चीज मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है, कि जो दे रहे हैं और उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ऐड कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें बोला है कि अभी पूछ रहा है कि बताओ इस मिस्टर एक्स का क्या अर्निंग है, तो फिर हम लोग क्या बताएंगे, मिस्टर एक्स का कितना अर्निंग है, तो हम लोग बोलेंगे मिस्टर एक्स को 10,000 दिया जाता है, लेकिन वो 10,000 घर नहीं ले जा पाते क्योंकि उनको अपने पॉकेट से अपना पीएफ के लिए 1,000 रुपए देना पड़ता है, तो इनका इनकम है 9,000, तो यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा। ये हो गया एक्स का अर्निंग, ठीक है, ये हो गया एक्स का अर्निंग। लेकिन अगर हमें पूछे कि एबीसी लिमिटेड का क्या कॉस्ट हो जाता है एक्स को रखने का, तब तो बोलेंगे 11,000। तो वो कैसे आया, जो बेसिक पे है उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया कितना, जो हमारा कंट्रीब्यूशन था। तो पहले क्वेश्चन ये था, अभी पूछ रहा है अर्निंग बताओ वर्कर का, तो वर्कर को जो भी पेमेंट करेंगे वो टोटल लिखेंगे और वर्कर से जो भी कट कर लेते हैं उनके सैलरी से, तो क्या कट करते हैं, जो भी स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए अर्निंग निकाल रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट में। तो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, इनका जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ के लिए उतना इनके सैलरी से कट जाता है, सैलरी बोलो या जो भी है वेजेस वगैरह, कितना कटने वाला है 8%। ठीक है, 8% ऑफ बेसिक वेजेस मतलब 10,000, 800। और अच्छा, मुझे ना यहाँ पर बेसिक वेजेस लिख देना चाहिए, दोनों का एक जैसा तो है नहीं। और ये हो गया 16,000 का, ये हो गया 1280। कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, ईएसआई में इनको देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, देखो ईएसआई में देना पड़ रहा है 2%, 2% मतलब 200, 2% मतलब 320। ठीक है, तो ये ग्रॉस वेजेस है, लेकिन इन हैंड होता है ना जिसे बोलते हैं इन हैंड, तो ये नेट वेजेस जो इनको मिल सकता है। तो ये हो गया 1,000 कम हो जाएगा, 15,500 अर्निंग निकल जा रहा है, ये हो गया 1,600। देख लो 1280, 22,400। ठीक है, ये हम लोग का नेट वेजेस निकल के आ गया, मतलब अर्निंग, पहला क्वेश्चन निकल के आ गया कि इनका अर्निंग क्या है। ठीक है, अब हम लोग को कैलकुलेट करके देना है, ये तो निकालना ही है, उसके साथ हम लोग को ये भी कैलकुलेट करके देना है कि एक्स वाई जेड में इनका कॉस्ट कितना होगा। मतलब अब हमें ये निकालना है कि ऑर्गेनाइजेशन का कितना खर्चा हो रहा है, तो वही खर्चा ही तो वो अपने फिनिश गुड्स में चार्ज करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या खर्चा हो रहा है इनको रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ए और ये बी। ठीक है, तो यहां पर पहले लिखते हैं इनको ग्रॉस वेजेस कितना देना पड़ता है, ग्रॉस वेजेस, ग्रॉस वेजेस यहां पर लिखते हैं एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम, क्योंकि ओवर टाइम का अलग कैलकुलेशन होता है। ठीक है, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ओवर टाइम भी हम लोग लेंगे, लेकिन अभी हम लोग ग्रॉस वेजेस निकालेंगे ओवर टाइम के बिना, मतलब नॉर्मली इनको कितना पेमेंट करना पड़ता है। तो ये हो गया 10 और 5 15 और 16 और 8 24,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15,000 और यहाँ पर लिख दिया 24,000। ठीक है, ये ग्रॉस वेजेस एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम लिखा है। फिर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे इम्प्लॉय को कितना कंट्रीब्यूशन करना, मतलब इम्प्लॉयर को, सॉरी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मतलब कंपनी बोल रहा है कि मुझे तो 15,000 देना ही होता है मिस्टर ए को और बी को 24,000, ओवर टाइम अलग बात है। ठीक है, वो देखते हैं मुझे इनके पीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, जितना ये करते हैं, मतलब 800 और 200 ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लेस नहीं होगा, ये अर्निंग नहीं निकाल रहे हैं। वर्कर ए को
रखने का खर्चा, तो 15,000 दो, ऊपर से 800 रुपए इनके पॉकेट में तो नहीं जाएगा लेकिन इनके पीएफ में डालना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ईएसआई पे, ठीक है, वो हो गया 200, तो यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग उनको रखने का कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर था 1280, और देख लेते हैं, देख के ही तो लिखना है, सेम डेटा ही लिखना है, 320, ठीक है। अब हम लोग कर लेंगे टोटल, तो ये हो जाएगा 16,000, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का कितना बन रहा है, 24,000 प्लस 1280 प्लस 320, तो ये हो गया 25,600, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स देखते हैं कितना है, ये पेमेंट कर रहे हैं हम लोग नॉर्मल वर्किंग आवर्स के लिए, ओवर टाइम का हम लोग अलग निकालेंगे। वर्किंग आवर्स के लिए कितना, 200, दोनों ने ही 200 आवर्स जो है काम किया, ये मंथली पेमेंट है ना, वर्किंग आवर्स दोनों का ही 200 है। तो वेजेस रेट निकाल रहे हैं, और ये नॉर्मल वेजेस रेट निकलेगा, ठीक है, वेजेस रेट पर आवर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ओवर टाइम नहीं दिया है, ठीक है। तो नॉर्मल वेज रेट देखते हैं कितना है, 16,000 डिवाइडेड बाय 200, इनको रखने का खर्चा हो गया 80 रुपीज पर आवर, और इनका हो जाएगा कितना हो जाएगा, चेक करते हैं, 25,600 डिवाइडेड बाय 200, 128 पर आवर, ठीक है, ये इनका हो गया। अच्छा, ये इनको नॉर्मल वेजेस दे रहे हैं। अब हमें निकालना है कि जॉब, हर एक जॉब में इनका कितना कितना कॉस्ट हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, वर्कर टोटल वेजेस, यहाँ पर लिखेंगे जॉब एक्स, जॉब वाई और जॉब जेड, ठीक है। तो वर्कर ए, इनका ऑर्डिनरी वेजेस कितना होता है, और ऑर्डिनरी वेजेस इनको कितना देना पड़ रहा है, 16,000, ठीक है। और इन्होंने ओवर टाइम किया है, तो ओवर टाइम का इनका अलग कैलकुलेशन होगा, ओवर टाइम का अलग होता है, ठीक है, वो नॉर्मल वेजेस में नहीं आता है। ओवर टाइम के लिए इनको कितना पे करना पड़ रहा है, 1500, तो ये लिख लेंगे, ये तो हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, और जॉब जॉब के हिसाब से देखते हैं, देखो वर्कर ए ने जॉब एक्स में 40% टाइम कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, तो 16,000 का 40% जॉब ए में एलोकेट करेंगे, 6,400, ठीक है। जॉब वाई का कितना, 30%, तो जॉब वाई का 30% इसमें इंक्लूड होगा, 16,000 का 30% इसमें हमें अपोर्शन करना चाहिए। मतलब ये तो कंपनी को करना पड़ेगा ना कि मेरा एक्स जॉब में कितना खर्चा हुआ, तो 16,000 तो मैंने टोटल उनको पेमेंट किया, लेकिन जॉब एक्स के लिए 6,400, जॉब वाई के लिए 4,800, और ये लास्ट वाला भी 30% है, यानी 4,800। ओवर टाइम जो है ये कौन से जॉब के लिए हुआ है, सिर्फ वाई के लिए हुआ है, तो यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, ये यहां पर हो जाएगा। तो ये टोटल में डिटेल्स और ये इंडिविजुअल डिटेल्स। सिमिलरली वर्कर बी का भी कर लेते हैं, वर्कर बी का ऑर्डिनरी वेजेस 25,600, ठीक है, इनका तो कोई ओवर टाइम वाला कंसेप्ट है ही नहीं। अब इसमें हम लोग निकाल लेते हैं 50%, 20%, 30%, 50% मतलब इसका आधा, 25,600 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते, 50% मिल जाएगा, 12,800, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर 20% और 30%, 20%, 25,600 इंटू 20%, 5120, और 30% का मतलब हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अच्छा एक काम करते हैं, 25,600 इंटू 30%। अच्छा, अरे ये सब क्या कैलकुलेट हो जा रहा है, 25,600 इंटू 30%, 7,680, ठीक है। तो इनका भी हम लोगों ने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, हम लोग को बोला क्या था, देखो हम लोग को बोला था अर्निंग निकालने के लिए, वो निकाल लिया, फिर बोला था एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब, ठीक है, तो एलोकेट कर दिया, हर एक जॉब में एम्प्लॉय का कितना कॉस्ट हो रहा है वो हम लोगों ने एलोकेट कर दिया, ये जॉब है, ठीक है, ये तीनों जो है जॉब है। अब हम लोग इसका टोटल भी कर सकते हैं, ठीक है, कि टोटल हम लोग का कितना पेमेंट हुआ और टोटल एक एक जॉब में कितना लगा, तो इसका ऐड कर लो, ये हो जाएगा हम लोग का 19,200 हो रहा है, ठीक है। इसका टोटल करने से हो जाएगा 0 2 8 + 1 9, 9 + 5 हो गया 14, ये हो गया 11, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 0 8 और
12, ठीक है, 12 480 इतना आ रहा है, ठीक है। एक बार ऐड देख लो सही है कि गलत है। 0 0 ये 6 5 11 ये इतना हो रहा है, ठीक है, ठीक ही होगा। तो ये हम लोगों का जो है टोटल में भी निकाल लिया कि हर एक जॉब में, मतलब एक जॉब में जो भी काम हुआ उसमें वर्कर का खर्चा टोटल इतना है, इंडिविजुअल पूछेगा तो इतना है, ठीक है। तो ऐड करके भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये 3 क्वेश्चन काफी है आज के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये शेयर कर देंगे पीडीएफ, ठीक है। तुम लोग एक बार जस्ट लिख देना कि पीडीएफ शेयर करने के लिए, तो हम कर देंगे, नहीं तो क्या होता है दिमाग से निकल जाता है। और क्या बोले, जो भी आज करवाए उसका ही प्रैक्टिस करो, नया कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ होमवर्क कर सकते हो इसमें से, जैसे कि 23 24 और 25, ठीक है, ये चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक है। हम सारा होमवर्क ही करवाते हैं क्लास में, तुम लोग अपना ट्राई करके रखना, नेक्स्ट दिन जब हम करवाएंगे तो वहां से जो है चेक करना कि कहाँ पर क्या गलत हुआ है कि सही हुआ है, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, थैंक यू मैम। ठीक है।